अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। कंफर्म कर दो। है मैम, है। अच्छा अच्छा देखो, हम लोग यहाँ पर जो है कंपनी अकाउंट्स में जो पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एंट्रीज वगैरह बेसिक लेवल पे देख लिया। आज हम लोग प्रोराटा, जो मैंने लास्ट दिन बोला था, हम लोग प्रोराटा स्टार्ट करेंगे, जो कि मतलब थोड़ा सा अलग होता है ना। जो भी हम लोगों ने इसके पहले देखा, नॉर्मल एंट्रीज देखा है, ठीक है। नॉर्मल एंट्रीज यानी जो शेयर इशूड एट पार होता है, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखो, प्रोराटा कब होता है? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो, ठीक है। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया कि कंपनी के पास, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करने का सोचा है, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो आ गया है वो 12,000 आ गया है। मतलब जब कंपनी आईपीओ इशू करती, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है, तो कंपनी को पता है कि वो कितने लोगों को अलॉटमेंट दे सकती है, क्योंकि अलॉटमेंट लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई स्कूल कॉलेज में जब स्टूडेंट लोग एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करता है, तो सभी के लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक नॉर्मल क्राइटेरिया के अलावा बाकी ओपन रहता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो इतना परसेंट मार्क्स होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक बार हम अगर मान लेते हैं कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, इन दैट केस अगर सभी कोई अप्लाई कर सकते हैं तो सभी ने कर दिया। लेकिन क्या पॉसिबल है वो इंस्टीट्यूट के लिए सभी को एडमिशन लेना? क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी लिमिटेड होता है। वैसे ही क्या होता है, जो कंपनी अपना इशू करना चाहती है शेयर, वो भी लिमिटेड है। मतलब उसका एक मतलब कंफर्म एक वैल्यू होता है कि इतना ही इशू करना चाहती है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि लोगों ने एप्लीकेशन डालना स्टार्ट किया, तो एप्लीकेशन ज्यादा आ गया तो रिजेक्ट कर देना पड़ेगा ना। जैसे मान लो अगर सीटिंग कैपेसिटी 100 बच्चों का है और 200 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो 200 लोगों को थोड़ी ना बैठने के लिए दिया जाएगा, 100 लोगों को ही दिया जा सकता है। उसी तरह से कंपनी के लिए भी ये पॉसिबल, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंपनी ने जो शेयर ऑफर किया था मार्केट में, उससे ज्यादा जो है एप्लीकेशन आ गया। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि ओपन टू ऑल होता है, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो हम लोग भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम लोग क्राइटेरिया में आते हैं तो हमें मिलेगा अलॉटमेंट, नहीं आते तो नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, रिजेक्ट भी कर देती है कंपनी। क्राइटेरिया में आने का मतलब होता है, जब मैंने स्टार्टिंग में ये शुरू किया था तब मैंने बताया था ना कि कंपनी जब इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है तब क्या करती है, एक बैंड प्राइस डिसाइड होता है, एक सीलिंग और एक जो है फ्लोर। मतलब हमें क्या करना पड़ता है, एक रेंज में, ठीक है, एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एजम्पशन लगा के हमें बीड करना पड़ता है शेयर के लिए, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग सही, जितने लोगों ने मान लो मिनिमम 100 और मैक्सिमम 200 ऐसा हम लोगों ने माना, और या तो 100 से लेके 200 के अंदर बीड करना है शेयर के लिए, मतलब कंपनी को पैसा देना है। अब मान लो 150 में सबसे ज्यादा लोगों ने बीड किया, तो कंपनी अपना शेयर 150 से रजिस्टर कर देगी, ठीक है। तो जिन्होंने 150 पे अप्लाई किया ना, उन्हीं को अलॉटमेंट मिल जाएगा। अब ये जो इसमें क्या होगा, इस वैल्यू पे जिन्होंने अप्लाई किया उनका रिजेक्ट हो जाएगा, इस वैल्यू पे जिन्होंने किया उनका रिजेक्ट हो जाएगा। अब 150 वाले सभी को तो दे नहीं सकते हैं, जितना कैपेसिटी है उतना ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज, प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब वही होता है। ये देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन इज द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक बाय ए कंपनी। कंपनी ने जितना शेयर पब्लिक को ऑफर किया है उससे ज्यादा अगर कंपनी के पास वो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं, तो फिर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। इट यूजुअली ऑकर इन द केस ऑफ गुड इशू। ये कब होता है? जब बहुत अच्छा कंपनी का शेयर मार्केट में आया, क्या होगा, बहुत लोग जाएंगे खरीदने के लिए, ठीक है। मतलब शेयर तो लिमिटेड है, खरीदने इतने लोग जा रहे हैं, अब क्या होगा? तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तभी हो सकता है जब बहुत अच्छा कंपनी है, मतलब गुड इश्यूज आ रहा है जिसमें इन्वेस्ट करके फायदा है, तो ज्यादा लोग जाएंगे। एंड डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स लाइक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी। अगर जो इन्वेस्टर है उनको लगता है नहीं नहीं अच्छा कंपनी है, अच्छा करेगी, तो हमें खरीदना चाहिए। तो क्या कहते हैं, अब शेयर का क्या होता है, जैसे कॉलेज वगैरह में तो जो मैंने एग्जांपल दिया, एक इंसान एक ही सीट के लिए फिलअप करेगा। लेकिन शेयर का ऐसा नहीं होता है ना, एक इंसान 10-15 चाहे तो शेयर खरीद सकता है, ठीक है। 100 शेयर खरीद सकता है, 1000 शेयर खरीद सकता है। तो कंपनी का शेयर का कोई लिमिटेशन नहीं है। अब एक एक जन बहुत सारा शेयर खरीद ले रहा है, तो अगर किसी इन्वेस्टर को ये कॉन्फिडेंस है कि कंपनी अच्छा है, तो वो बहुत सारा शेयर खरीद सकता है। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन उस कंपनी का अच्छा है, तो वो इन्वेस्ट करने का सोचेगा। प्राइसिंग ऑफ इशू एटसेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स है जो इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम लोग इस कंपनी का शेयर करें।
खरीदे। और इस चक्कर में क्या होता है, ज्यादा मतलब सब्सक्रिप्शन हो जाता है जितना कंपनी को नहीं चाहिए था। When the shares are oversubscribed, the company cannot satisfy all applicants. सभी को कंपनी अलॉटमेंट नहीं दे सकती है, ठीक है। कुछ मतलब जितने लोगों को दे सकती है देगी, बाकी लोगों को रिजेक्ट कर देगी। लेकिन रिजेक्ट के अलावा भी कंपनी के पास एक ऑप्शन रहता है जिसको प्रोराटा अलॉटमेंट बोला जाता है। मतलब ये देखो, इट मींस दैट अ डिसीजन इज टू बी मेड ऑन हाउ द शेयर्स आर गोइंग टू बी अलॉटेड। अब बोल रहे हैं सभी को तो सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ एक मेजर डिसीजन का बात आता है कि कैसे कंपनी अपने शेयर्स होल्डर को शेयर अलॉट करे। शेयर कैन बी अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स बाय ए कंपनी इन एनी मैनर इट थिंक्स प्रॉपर। अब ये ना कंपनी के ऊपर है कि कंपनी किसको देना चाहती है, किसको नहीं देना चाहती। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों ने सारा क्राइटेरिया फिलअप सब सब सही सही किया, फिर भी हमें जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब वो ना ऐसे होता है, जैसे मान लो जो एप्लीकेशन फॉर्म डालने का मान लो 1 से 7 दिन तक का टाइम, अगर हम लोग लास्ट डे में करेंगे ना और बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो फिर रिजेक्ट होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वो कंपनी के पास होता है कि कंपनी किनको अलॉट करेगी, किनको नहीं करेगी, ठीक है। शेयर्स कैन बी अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स बाय ए कंपनी इन एनी मैनर इट थिंक्स प्रॉपर। इनको जैसा ठीक लगेगा ये करेंगे। द कंपनी में रिजेक्ट सम एप्लीकेंट्स इन फुल, दैट इज नो शेयर्स आर अलॉटेड टू सम एप्लीकेंट्स। कंपनी ऐसा कर सकती है कि किसी एप्लीके मान लो मैंने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया और मैंने मान लो एक एक शेयर पे 50 रुपए करके दिया एग्जाम्पल, तो मैंने कंपनी को 500 रुपए दिया और कंपनी को वो लग रहा है मुझे अलॉटमेंट नहीं देना चाहती कंपनी, तो वो क्या करेगी, वो मेरा 500 रुपए लौटा देगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है, द कंपनी में रिजेक्ट सम एप्लीकेंट्स इन फुल, मेरा पूरा 500 रुपए लौटा दिया, मतलब मुझे जीरो अलॉटमेंट दिया, कुछ भी नहीं दिया। नो शेयर्स आर अलॉटेड टू सम एप्लीकेंट्स एंड एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। ये देखो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। यूजुअली मल्टीपल एप्लीकेशंस में भी एप्लीकेशंस बाय द सेम पर्संस आर नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशंस बाय द सेम पर्संस आर नॉट कंसिडर्ड। बार बार हम लोग एप्लीकेशन नहीं दे सकते, ठीक है। एक ही बार में डिसाइड करना है कितना सारा लॉट परचेज करना है, बार बार नहीं कर सकते। अलॉटमेंट may be given to the rest of the applicants in full, that is for the number of shares they have applied for। बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट जो है वो कैसे दिया जाएगा, जो रिजेक्ट हो गए, बाकी बचे हुए जो भी एप्लीकेंट्स हैं इन्हें फुल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा जितने शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। ए थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या होता है, ए थर्ड ऑल्टरनेटिव इज दैट ए कंपनी में अलॉट शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन पे, रिफंड के अलावा कंपनी चाहे तो प्रो राटा बेसिस पे जो है एप्लीकेंट्स को मतलब अलॉटमेंट दे सकती है। अब ये प्रो राटा बेसिस क्या है वही हमें पढ़ना है। प्रो राटा अलॉटमेंट मींस अलॉटमेंट इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का बात हो रहा है। देखो जी ये एग्जांपल से समझ में आएगा कैसे। बोल रहा है कंपनी ऑफर्स टू पब्लिक 10,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, द कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशंस फॉर 12,000 शेयर्स। If the shares are to be allotted on pro rata basis, applicants for 12,000 shares are to be allotted 10,000 shares. That is on 12,000 is to 10,000, 6:5 ratio. Any applicant who has applied for six shares will be allotted 5 shares. इसका मतलब क्या हो गया, कंपनी बोल रही है हम तो 10,000 ही अलॉटमेंट देंगे, ठीक है, इससे ज्यादा मेरा कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मेरे पास 12,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा, ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए था, नॉर्मली क्या लगेगा, हम लोग को ये पैसा रिफंड कर देना चाहिए क्योंकि इतने सारे शेयर्स पे तो हम लोग अलॉटमेंट दे नहीं सकेंगे। लेकिन और एक ऑप्शन भी है कंपनी के पास। कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी ये बोलेगी हम अलॉटमेंट तो 10,000 शेयर्स पे ही देंगे, लेकिन ये 2,000 शेयर पे जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रखा है इसको हम रिफंड नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पैसे को नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे। जैसे मान लो एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर्स पे मिला, 12,000 शेयर्स पे, ठीक है। अब जब अलॉटमेंट करेंगे तब तो मुझे पता है कि मुझे 10,000 शेयर्स पे ही अलॉटमेंट करना है, ये कंपनी को पता है। तो कंपनी क्या बोल रही है, मान लो एप्लीकेशन का 2 रुपया करके था तो कंपनी को मिला 24,000, लेकिन कंपनी अलॉटमेंट अगर 10,000 शेयर्स का देगी तो कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा कितना मिलना चाहिए, लॉजिकली 20,000 मिलना चाहिए। ये 4,000 ज्यादा हो रहा है, कंपनी को रिफंड करना चाहिए, बट कंपनी बोल रही है हम रिफंड नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे। मान लो अलॉटमेंट में कंपनी 3 रुपए मांगने वाली है तो कितने सारे शेयर का अलॉट करेगी, 10,000, तो 10,000 इंटू 3 कंपनी को 30,000 मिलना चाहिए। कंपनी तब बोलेगी क्योंकि मैंने पहले से ही 20,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रखे, 20 नहीं सॉरी, ये 2,000
इंटू 2, 4,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रखे हैं तो हम यहाँ पर 4,000 रुपए कम ले लेंगे, 26,000 रुपए ले लेंगे। ठीक है, ये होता है एडजस्टमेंट। इस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 12,000 शेयर के लिए अप्लाई करने पे कंपनी ने 10,000 शेयर्स का अलॉटमेंट दिया। तो पैसा कंपनी ज्यादा नहीं ले रही है, जब अलॉटमेंट का पैसा लेगी तो वो पैसे को क्या कर देगी, कम कर देगी, क्योंकि कंपनी ने पहले से ही जो 4,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रखे हैं उसको रिफंड नहीं किया है, तो उसको एडजस्ट कर देगी। और इसी एडजस्टमेंट को बोला जाता है रेशियो बेसिस पे प्रो राटा। ठीक है, अंडर प्रो राटा अलॉटमेंट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स, मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा और भी बच जाएगा तो कॉल में एडजस्ट होगा। सरप्लस मनी आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट अगेंस्ट फ्यूचर कॉल इज रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, अगर सारे एडजस्टमेंट करने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसा रह जाता है तो वो रिफंड कर दिया जाएगा एप्लीकेंट्स को। द एप्लीकेंट्स आर इन्फॉर्म अबाउट द अलॉटमेंट प्रोसीड्यूर थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट इन लीडिंग न्यूज़पेपर, और कंपनी प्रोराटा ऑप्शन चूज की है, ये कंपनी को लीडिंग न्यूज़पेपर जो है मार्केट में उसमें एडवर्टाइज करके बताना पड़ेगा, ऐसे ही अपने पास पैसा रख नहीं सकती है, कंपनी को इंफॉर्मेशन देना जरूरी होगा। अच्छा, अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 7, ठीक है, ये वाला प्रोराटा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम ना लिखते जाते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 7 क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोल रहा है JHP लिमिटेड इज ए कंपनी विथ एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख। तो ये बोल रहा है इनके पास ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 10 लाख है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी इससे ज्यादा पैसा मार्केट से शेयर इशू करके नहीं जुगाड़ कर सकती है। ठीक है, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच, इनके शेयर का वैल्यू है 10 रुपए करके, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड। अब 10 लाख रुपए कंपनी मार्केट से ला सकती है, एक एक शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी के पास 1 लाख शेयर इशू करने का, सॉरी 1 लाख नहीं, कितना हो जाएगा, ये 10 लाख है ना, तो 0 0 कैंसिल, 10 लाख, ये हाँ 1 लाख ही तो हो रहा है मेरे हिसाब से, 10 लाख, ये ना वैल्यूज गलत है, यहाँ और एक जीरो होना चाहिए, नहीं तो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि 10 लाख में अगर हम लोग 10 रुपए से डिवाइड करते हैं तो 1 ही लाख बचता है। तो 1 लाख अगर ऑथराइज शेयर होगा तो 6 लाख शेयर कैसे इशू करेगी कंपनी, ये पॉसिबल नहीं है। ये 10 लाख नहीं, ये फिर 1 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तब जाके पॉसिबल है। ये अगर 1 करोड़ होगा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मतलब कर लेना चाहिए हमें, ये 1 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, 1 करोड़ शेयर, 1 करोड़ रुपए मार्केट से ले सकती है कंपनी 10 रुपए वाला शेयर से, जिसमें से 6 लाख शेयर अभी कंपनी ने इशू किया है एंड फुल्ली पेड ऑन 30th जून, जिसका पैसा 30th जून को फुल्ली पेमेंट हो चुका है। द कंपनी प्रोपोज टू मेक ए फर्दर इशू ऑफ 1 लाख। अब कंपनी फिर से 1 लाख शेयर इशू कर रही है। ऑफ दिस 10 shares at the rate of 10 shares at a price of 14 each, the arrangement for payment being, बोल रहा है कि कंपनी ने फिर से 1 लाख शेयर इशू करने का सोचा है 10 रुपए वाले शेयर्स, जो शेयर्स का फेस वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू होता है, फेस वैल्यू होता है, नॉमिनल वैल्यू होता है। ठीक है, ये वैल्यू के जो शेयर्स है इसे 14 रुपए में कंपनी ने इशू करने का सोचा है, 14 रुपीज, मतलब प्रीमियम के साथ। कितना प्रीमियम हो रहा है, 4 रुपया, क्योंकि फेस वैल्यू से जितना भी ज्यादा होता है, ये कौन सा प्राइस है, इस प्राइस को बोला जाता है इशू प्राइस। ठीक है, इशू प्राइस कैसे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है। ठीक है, तो प्रीमियम कितना हो रहा है, 4 रुपया। क्यों 4 रुपया, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से जितना एक्स्ट्रा में हम लोग शेयर इशू करते हैं वो हम लोग का प्रीमियम प्राइस होता है। ठीक है, तो ये 4 रुपया प्रीमियम पे कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन अभी कितना शेयर इशू कर रही है, 1 लाख। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो कैसे पैसा देना पड़ेगा, एप्लीकेशन का 2 रुपया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैसे देना पड़ेगा, एप्लीकेशन एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 2 करके रखा है इन्होंने। अच्छा, इसके बाद अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जुलाई 2020 एंड ए फर्दर 5 पर शेयर टू बी पेबल। बोल रहा है कि अलॉटमेंट कब किया जाएगा, 10 जुलाई को, डेट भी बता दिया। ये देखो एप्लीकेशन का पैसा भी बोल रहा है 1 जुलाई को मिल जाएगा, 10 जुलाई को अलॉटमेंट किया जाएगा, और अलॉटमेंट में 5 रुपए मांगे जाएंगे जो कि प्रीमियम के साथ है, प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ मांगा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने अलॉटमेंट
ये है @5 और इसमें प्रीमियम का पैसा इंक्लूडेड है। प्रीमियम कितना रुपया है? 4 रुपया। कैसे पता चला? यहाँ पर देखे थे ना, 4 रुपया प्रीमियम है। इसका मतलब अलॉटमेंट में कैपिटल का वैल्यू कितना है? अलॉटमेंट में कैपिटल का वैल्यू है 1 रुपीज, ठीक है, ₹1 और ये कितना है? ₹4। अच्छा, अब आगे देखते हैं। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड। फाइनल कॉल जो है उसमें बैलेंस पैसा मांग लिया जाएगा, तो फाइनल कॉल कितने का होना चाहिए? बताओ, फाइनल कॉल कितने का होना चाहिए? कौन बता सकता है? फाइनल कॉल ऑफ द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड ऑन 30th अप्रैल। इसका पैसा रिसीव्ड होगा 30th अप्रैल को। मुझे बताओ फाइनल कॉल का कितना अमाउंट होगा? ये 10th जुलाई को डेट लिख रहे हैं हम तब तक। ये 1 जुलाई को। कौन बताएगा फाइनल कॉल में कितना पैसा रिसीव होगा? कौन बता सकता है फाइनल कॉल में कितना पैसा रिसीव होगा? टोटल शेयर का कितना प्राइस है विथ प्रीमियम? 14 रुपीज, ठीक है। तो फाइनल कॉल में कितना पैसा मिलेगा? 14 - 7 ऑलरेडी मांग चुके हैं हम लोग, तो 7 रुपीज, ठीक है। 7 रुपीज फाइनल कॉल में हम लोग कॉल करेंगे। कैसे पता चलेगा? अगर ये प्रीमियम के साथ लिखा हुआ है तो इसका टोटल 14 होना चाहिए ना विथ प्रीमियम प्राइस। तो अगर टोटल करेंगे तो और 7 रुपए मांग सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट फॉर 3,55,000 शेयर, ठीक है। एप्लीकेशन मिला है 3,55,000 शेयर्स पे। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं अप्लाइड। मतलब अप्लाइड क्या है? कितने लोगों ने? 3,55,000 शेयर्स पे। एंड डेल्ट विथ एज फॉलोज। कैसे करके डीलिंग्स होगा ये शेयर का? बोल रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर रिसिप्ट अलॉटमेंट इन फुल, ठीक है। इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। बोल रहा है कि पहले 5,000 जो भी शेयर्स आए हैं उनको फुल अलॉटमेंट मिलेगा। इसका मतलब 5,000 शेयर्स को 5,000 ही अलॉटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोल रहा है, एप्लीकेंट्स फॉर 30,000, जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट किया, सॉरी एप्लीकेशन डाला था, रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर। इस कैटेगरी में मतलब इन्होंने ना कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। जो शेयर एप्लीकेशंस डाला गया है ना उसको कैटेगरी वाइज। अगर 5,000 पहले 5,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आए उन्हें 5,000 शेयर्स का ही अलॉटमेंट मिलेगा, और जिन्होंने नेक्स्ट 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाले उन्हें कैसे अलॉटमेंट मिलेगा? 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर, ठीक है। एवरी 2 अप्लाइड फॉर 1 शेयर। मतलब अगर इस कैटेगरी में जो फॉल कर रहे हैं उन्होंने अगर 2 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उनको अलॉटमेंट 1 ही शेयर का मिलेगा। मतलब इन्होंने 2 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला तो इनको 1 ही शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा। तो वही चीज बोल रहा है, नो मनी वॉज रिटर्न। लेकिन देखो, अगर हम 2 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाले हैं तो 2 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा भी तो दिए होंगे, तभी तो मेरा कंसिडर्ड होगा ना। तो 2 शेयर पे मैंने 2 रुपए करके कितने दे दिए होंगे? 4 रुपया, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपए करके है। लेकिन मुझे अलॉटमेंट 1 ही शेयर का मिलेगा, तो हम 4 रुपया क्यों दे? मुझे अगर 1 ही शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा तो हम एप्लीकेशन पे 2 रुपया देंगे ना। तो इसका मतलब मैंने कंपनी को 2 रुपया ज्यादा दे दिया है। अब कंपनी क्या बोल रही है, ये जो 2 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिया ये रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करना है, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन, जो भी एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ने ले लिया है, यूज टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब जब अलॉटमेंट में मुझे कितना देना पड़ेगा? 5 रुपया प्रीमियम के साथ। तब कंपनी बोल रही है आप 5 मत देना, आप 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हो, आप 3 रुपए दे देना, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट होगा। इसे बोला जाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। पैसा रिफंड नहीं करके उस पैसे को नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये मैंने 1 शेयर से समझाया, इसी को हमें यहाँ पर कैलकुलेशन के साथ पूरा 30,000 शेयर्स पे समझना पड़ेगा। अच्छा, अब बोल रहा है इसके बाद जिन्होंने 3,20,000 का जो एप्लीकेशन आया है उनका अलॉटमेंट कैसे किया जाएगा? 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड, ठीक है। अगर 4 शेयर के लिए अप्लाइड कर रहे हैं तो 1 शेयर्स का अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 3 शेयर्स का पैसा ज्यादा दे रहे हैं। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। बोल रहा है जैसे देखो, 1 शेयर पे, सॉरी 4 शेयर्स के लिए मैंने अगर अप्लाई किया है
तो मैंने 2 रुपए करके एप्लीकेशन पे 8 रुपीज दे दिया, बट मुझे तो एक ही शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा, मतलब मुझे 2 रुपया देना चाहिए। मैंने 6 रुपया ज्यादा दिया है, 6 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। अब अलॉटमेंट तो मुझे एक ही शेयर का मिलेगा, अलॉटमेंट में मुझे 5 रुपया देना पड़ेगा, तो मैंने 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया है कंपनी को, सॉरी 6 रुपया एक्स्ट्रा दिया है, तो कंपनी बोलेगी आपका अलॉटमेंट आप और मत दो, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी मुझे 6 रुपया ज्यादा दे रखा है, तो अलॉटमेंट एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी 1 रुपया बच रहा है, ये चाहे तो कंपनी कॉल में भी एडजस्ट कर सकती है अगर कंपनी ने ऐसा पॉलिसी लिया है, बट यहां पर बोल रहा है नहीं, अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद भी अगर कुछ एक्सेस पैसा रह जाता है तो कंपनी वो रिटर्न करने वाली है। अब 4th नंबर पे क्या बोला है, द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, ठीक है, फाइनल कॉल का पैसा ड्यू डेट में मिल गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग कैश आइटम इन द जर्नल ऑफ JHP लिमिटेड, हमें ये जर्नल एंट्री करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो वर्किंग नोट ऐसे बनाएंगे, 3 कैटेगरी है शेयर्स। शेयर्स जो एप्लीकेशन आया है उसको कंपनी ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कि पहले कैटेगरी वाले को फुल अलॉटमेंट दे देंगे, दूसरे वाले को 2 के लिए 1 और तीसरे वाले को 4 के लिए 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं वर्किंग नोट। कैटेगरी 1 2 3, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। अब कैटेगरी किस हिसाब से डिसाइड हुआ है कि कितना अप्लाई किया है, कितना अलॉटमेंट मिला है, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो फर्स्ट कैटेगरी में कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाला गया है, 5000। उसके बाद वाले में 30,000, 30,000, और उसके बाद 3,20,000। ऐसा तो क्वेश्चन में ही हमें बताया। अब कितने शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड। तो जो ये 5,000 वाले हैं ना, इनके बारे में क्या बताया क्वेश्चन, इनको फुल अलॉटमेंट मिल जाएगा, मतलब 5,000 वाले को 5,000 का ही अलॉटमेंट मिल जाएगा, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब 30,000 वाले का क्या बोला था, यहाँ पर देखो, 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर, मतलब 2 शेयर्स के लिए अप्लाई करने पे 1 शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा। तो इस बेसिस पे मुझे ये बताओ कि 30,000 शेयर्स के लिए अगर एप्लीकेशंस डाला गया है तो कितने शेयर्स का अलॉटमेंट दिया जाएगा, बताओगे कोई? एक बार बोलो, आवाज तो अच्छी नहीं। 15,000। हाँ 15,000 करेक्ट। ये देखो, अगर 2 शेयर्स के लिए अप्लाई करने पे 1 शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा, तो 1 शेयर के लिए अप्लाई करने से 1/2 शेयर्स का अलॉटमेंट मिलेगा। तो 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करने पे कितने अलॉटमेंट मिल सकते हैं, ऐसे करके निकालना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 15,000। कैसे निकालेंगे, हमें बता दिया है वहां पर एक जो है स्टैंडर्ड दे दिया है। स्टैंडर्ड क्या बोला है, 1 शेयर मिल जाएगा अलॉटमेंट पे अगर 2 के लिए अप्लाई किया। मतलब अगर इस कैटेगरी में कोई है जिन्होंने 1 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला, उनका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनका यहाँ पर बेसिस ही क्या है कि 2 शेयर के लिए अप्लाई करने पे 1 शेयर का होल्डिंग मिल जाएगा। तो 1/2 इंटू 30,000, तो यहाँ पर हो गया 15,000। अब इनका देखो, इनका क्या बोला गया है, इनका बोला गया है कि अगर 1 शेयर्स का 1 शेयर्स का अलॉटमेंट मिल जाएगा, अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 4 अप्लाइड, अगर 4 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये 4 कर देते हैं। अगर 4 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाले हो तो 1 शेयर का अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1/4, है ना। ये देखो, 1 के लिए हो जाएगा 1/4, तो 3,20,000 के लिए कितना हो जाएगा, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बताओ कितना होगा, कितना होगा, 1/4 इंटू 3,20,000 यानी 80,000। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या कंडीशन हो रहा है, जो पैसा वैसा रिसीव होगा उसका क्या कंडीशन हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में कंपनी को कितना पैसा मिला, एप्लीकेशन कितना करके था, एप्लीकेशन 2 रुपया करके था, ठीक है। तो मुझे बोलो, ये फर्स्ट कैटेगरी वालों से कंपनी को एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला होगा, बोलो।
कितना पैसा मिला होगा? फर्स्ट कैटेगरी वालों से कंपनी के पास कितना एप्लीकेशन का पैसा आया होगा? बोलो। 5,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10,000। अब ये कौन सा वाला 5,000 है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला कि ये वाला? दोनों ही 5,000 है, लेकिन ये कौन सा वाला लेके मैंने किया है? जितना अप्लाइड हुआ है, जितना फॉर्म जमा हुआ है, उतने पे ही ना पैसा मिलेगा, है ना? अच्छा, अब यहाँ पर फिर क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आया? 30,000। तो 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी हमें मिला होगा। वो तो कंपनी ने अपना डिसीजन दिया कि भाई 30,000 के लिए अप्लाई किया, अच्छा है, आप लोग को अलॉटमेंट मिलेगा, लेकिन आधा अलॉटमेंट मिलेगा। तो फिर ये लोग बोलेंगे कंपनी को, फिर हमारा एक्स्ट्रा पैसा जो आप ले रहे हो वो रिफंड करो। तो कंपनी बोल रही रिफंड तो नहीं कर रहे, हम लोग प्रोराटा करेंगे। इसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया होगा कंपनी ने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करने के लिए। तो 30,000 इंटू 2, यहाँ पर कंपनी को 60,000 मिल जाएगा। और यहाँ पर 3,20,000 इंटू 2, 6,40,000 मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कंपनी ने इतना इतना पैसा तो ले लिया, लेकिन कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कंपनी कितना एप्लीकेशन में दिखा सकती है? तो यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट रिक्वायर्ड, ऐसे लिखेंगे, लैंग्वेज रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन। इसका मतलब कि कंपनी को एक्चुअली एप्लीकेशन का कितना पैसा रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंपनी जब एंट्री करेगी तब तो उसे उसी हिसाब से एंट्री करना है जितना अलॉटमेंट करने वाली है। ठीक है, तो कंपनी को एप्लीकेशन का कितना पैसा लेना चाहिए? कंपनी को 5,000 अगर अलॉटमेंट देगा तो 5,000 पे ही एप्लीकेशन का पैसा लेना चाहिए था। तो कंपनी को फर्स्ट कैटेगरी वालों से 10,000 लेना चाहिए था, कंपनी ने 10,000 ही लिया। चलो ठीक है। सेकेंड कैटेगरी वालों से कंपनी ने ले रखा है कितना? कंपनी ने ले रखा है 60,000, जबकि कंपनी को लेना चाहिए कितना? 30,000। क्यों? क्योंकि 15,000 अगर अलॉटमेंट देगी तो 15,000 शेयर पे 2 रुपए करके ही तो लेगी ना, बाकी क्यों एक्स्ट्रा लेगी? तो एक्स्ट्रा जो है कंपनी बोल रही है एडजस्ट कर लेंगे, तो पता भी तो करना पड़ेगा कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसीलिए ये कॉलम बना रहे कि एप्लीकेशन में कंपनी को कितना पैसा मिलना चाहिए। तो एप्लीकेशन में कंपनी को पैसा मिलना चाहिए एक्चुअली इतना। तो एक्स्ट्रा कितना ले रखा है कंपनी ने? ठीक है, एक्स्ट्रा कितना ले रखा है कंपनी ने? तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में अमाउंट, पहले लिख लेते हैं अमाउंट एडजस्ट, ऐसे लिख लेते हैं एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कंपनी एडजस्ट कर लेगी, अमाउंट को अलॉटमेंट में उसे एडजस्ट कर देगी। ठीक है, और उसके बाद भी अगर बच जाएगा तो रिफंड कर देगी। तो यहाँ पर और एक कॉलम बनेगा और दो कॉलम बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो एक्चुअली जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ले रखी है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, तो अलॉटमेंट में कंपनी को कितना पैसा मिलना चाहिए? कंपनी कितना शेयर अलॉट करेगी? पहले कैटेगरी वाले को 5,000, तो 5,000 इंटू कितना हो जाएगा? 5 रुपया करके कंपनी अलॉटमेंट में 5,000 इंटू 5 यानी कितना पैसा ले सकती है? 25,000। दूसरे वाले में 15,000, ये देखो कितना अलॉटमेंट दे रही है, 15,000। तो 15,000 इंटू कितना हो जाएगा? 5। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो गया हम लोग का 75,000। ठीक है, और उसके बाद 80,000 का अलॉटमेंट देगी, तो 80,000 इंटू 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 लाख। ठीक है, ये पहले अकाउंट, ये वाला कॉलम पहले मैंने बना लिया। ठीक है, कंपनी जो है इतना पैसा अलॉटमेंट में पब्लिक से मांग सकती है, पब्लिक मतलब जो इनके शेयर होल्डर बन चुके हैं इनसे मांग सकती है। लेकिन एक पॉइंट देखो, कंपनी बोल रही है मुझे अलॉटमेंट में 25,000 चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं पहले कैटेगरी वालों से बोल रही है 25,000 चाहिए, क्या इनका कोई एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ने रखा है? चेक करो। कंपनी, ये जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं इन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इनको अलॉटमेंट भी 5,000 शेयर का ही मिला, कम नहीं मिला। तो ठीक है, इनको, इनसे कंपनी ने 5,000 करके 2 रुपए एप्लीकेशन पे लिए, और लेना भी उतना ही चाहिए क्योंकि अलॉटमेंट उतना भी दिया। तो इनका कोई भी पैसा एक्सेस कंपनी के पास नहीं है। तो इन दैट केस जब हम लोग अलॉटमेंट में अगर एक्स्ट्रा पैसा होता है तभी ना एडजस्ट करेंगे, तो अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट यहाँ पर हो जाएगा नील। ठीक है, कुछ भी पैसा नहीं है कि जो एडजस्ट करे। फिर सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट समझो, कंपनी ने
सेकेंड कैटेगरी में 30,000 शेयर्स पे 2 रुपए करके ले रखे हैं, ठीक है। बट कंपनी को लेना चाहिए 15,000 शेयर्स पे 2 रुपए करके, क्योंकि इस कैटेगरी वाले में कंपनी ने जितना लोगों ने जितना शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है उसका आधा अलॉटमेंट देने का सोचा है, ठीक है। तो ये 30,000 लेना चाहिए कंपनी को, ठीक है। तो कंपनी ने एक्सेस कितना ले रखा है, 60,000 ले रखा है, जबकि लेना चाहिए 30,000, यानी दोनों का डिफरेंस भी 30,000 हो रहा है। तो इसका मतलब कंपनी ने 30,000 एक्सेस पैसा ले रखा है और जो बता दिया है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना हो जाएगा, 30,000। और देखो यहां पर भी हमें साथ साथ देखना चाहिए कि 75,000 अलॉटमेंट में मिलना चाहिए सेकेंड कैटेगरी वालों से, और कंपनी ऑलरेडी 30,000 एडजस्ट करेगी ऐसा बोल रही है। तो जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो कंपनी इस कैटेगरी वालों से कितना मांग सकती है, बचा हुआ 45,000, ठीक है। इसका भी कॉलम बनाते हैं साथ साथ तो समझ में आएगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कंपनी को कितना पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट कैटेगरी वालों का तो कोई पैसा कंपनी ने अपने पास एक्सेस रखा नहीं है कि एडजस्टमेंट होगा, तो उनसे तो 5,000 इंटू 5 यानी 25,000 ही मांग लेंगे, ठीक है। और जो सेकेंड कैटेगरी वाले हैं उनका हम लोगों ने कितना पैसा एक्सेस रख रखा है, 30,000। तो अलॉटमेंट का उनसे 75,000 मिलना चाहिए, बट पहले से उनसे हम लोगों ने 30,000 एक्स्ट्रा ले रखा है एप्लीकेशन के टाइम पे, और ये प्रॉमिस भी किया है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो 45,000 ही मांगेंगे, बाकी पैसा नहीं मांग सकते हैं। अब आगे देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। उसके बाद ये जो कैटेगरी वाले है 3,20,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आया है, वहां पर कंपनी ने 6,40,000 रिसीव किया है और रिटर्न कुछ नहीं किया है, बोला है जो भी एक्सेस होगा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 80,000 इंटू 2 इनको 1,60,000 लेना चाहिए था। पहले डिफरेंस निकालते हैं कि कंपनी ने इनसे कितना एक्स्ट्रा पैसा ले रखा है। तो ये देखो 6,40,000 ले रखा है, जबकि इनसे कंपनी को 1,60,000 लेना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी ने ये दोनों का डिफरेंस देखो, 4,80,000 जो है एक्सेस ले रखा है, ये एक्सेस अमाउंट रिसिप्ट है। अब ये पैसा हम लोग बोल मतलब कंपनी ने ये बोल रखा है भाई अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। अब इनसे अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा, 4 लाख मिलेगा। कैसे 4 लाख, क्योंकि इनको अलॉटमेंट 80,000 शेयर्स का देंगे इंटू 5, 4 लाख। तो इनका तो हम लोगों ने 4,80,000 ले रखा है, तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 4 लाख का एडजस्ट कर देंगे। इनको बोलेंगे आपका 4,80,000 हमारे पास है, आपसे हमें 4 लाख लेना है, तो 80,000 का क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बता रहा था, सॉरी क्वेश्चन ही हमें बता रहा था कि जो भी पैसा एक्सेस होगा अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद कंपनी उस पैसे को रिफंड कर देगी। कॉल मनी में एडजस्ट का बात यहाँ बोला नहीं, अगर बोला जाता तो 80,000 कॉल मनी में एडजस्ट होता। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो इसको कुछ इस तरह से लिखना चाहिए हमें। ये देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले कि कितना एडजस्ट हो जाएगा, 4,80,000 एक्सेस हो रहा है तो अलॉटमेंट में 4 लाख एडजस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 लाख लिखेंगे अमाउंट जो है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस जो है वो एक्सेस हमें बता रहा है, एक्सेस कितना रिसीव है, ठीक है। जैसे अगर चाहो तो एक्सेस का यहाँ पर एक कॉलम बना लो, यहाँ एक्सेस कुछ भी नहीं है, यहाँ एक्सेस 30,000 है, कैसे, ये दोनों का डिफरेंस, और यहाँ एक्सेस कितना हुआ 4,80,000, ठीक है। अब अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा, 4 लाख ही होगा, क्योंकि 4 लाख डिमांड था। तो इनसे अलॉटमेंट में कितना रिसीव करेंगे, 0 अमाउंट रिसीव करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका 4 लाख हमारे पास अलॉटमेंट में ड्यू होना चाहिए, और इनका 4 लाख ऑलरेडी मेरे पास मतलब कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो इनका अलॉटमेंट में कंपनी इनसे कुछ भी नहीं मांग सकती है। अब नेक्स्ट बनाएंगे एक रिफंड का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो रिफंड का कॉलम बनाते हैं, तो इस केस में कोई रिफंड नहीं है, इस केस में भी कोई रिफंड नहीं है, इस केस में रिफंड हो जाएगा 80,000, ठीक है। तो पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। हम एक बार फिर से इसे रिपीट कर देते हैं। देखो यहाँ पर 3 कैटेगरी में इन्होंने अपना शेयर इशू को डिवाइड किया, बोला कि पहले 5,000 वालों को 5,000 का ही अलॉटमेंट दे देंगे, फिर बोला 30,000 वालों को आधा अलॉटमेंट देंगे, और 3,20,000 वालों को 80,000 तक का अलॉटमेंट देंगे।
अब प्रॉब्लम ये हो जा रहा है, कंपनी बोल रही है हम एक पैसा भी रिटर्न नहीं करेंगे, सारे पैसे एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो हम रिफंड कर देंगे, ठीक है। अब इन्हें 5,000 एप्लीकेशन के लिए 2 रुपए करके इनसे 10,000 लिए, इनसे 10,000 ही लेना चाहिए क्योंकि 5,000 का ही अलॉटमेंट दिया जा रहा है, तो इनसे एक्सेस कुछ भी पैसा लिया नहीं गया है जो कि एडजस्टमेंट कर देंगे अलॉटमेंट में। तो इसका मतलब इस कैटेगरी वालों से जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा इनको देना पड़ेगा। ये कितना देंगे? 25,000। क्यों? 5,000 शेयर 5 रुपए करके। क्लियर? फिर इसके बाद देखो जो 30,000 वाला कैटेगरी था, ठीक है, 30,000 वाला, इन्होंने कितने इनको 15,000 का अलॉटमेंट मिला, तो इन्होंने एक्चुअली एप्लीकेशन जब डाला तो 60,000 दे दिया कंपनी को, बट इनको कंपनी को देना चाहिए इनके अलॉटमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन पे 30,000। कंपनी को ये लोग बोल रहे हैं मेरा तो 30,000 एक्सेस आपके पास है, कंपनी बोल रही है ठीक है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, डोंट वरी। अलॉटमेंट की में कितने मांगे जाएंगे इनसे? 15,000 इंटू 5, तो इनसे 75,000 मांगे जाएंगे। इनसे ऑलरेडी 30,000 लेके बैठा है कंपनी, तो कंपनी बोलेगा ठीक है 30,000 एडजस्ट कर देंगे, आपसे 45 ही मांगेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखो, 3,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाला गया तो कंपनी के पास 6,40,000 आ गया। अब कंपनी बोल रही है हम 3,20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं देंगे, हम सिर्फ 80,000 शेयर्स का अलॉटमेंट देंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई 80,000 शेयर्स का अलॉटमेंट दोगे तो आपको तो एप्लीकेशन पे 1,60,000 मिलना चाहिए, आपने तो मेरा 4,80,000 एक्स्ट्रा रखा है। तो कंपनी क्या बोल रही है ठीक है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, फिर बचेगा तो रिटर्न कर देंगे। अलॉटमेंट में इनसे कितना मांगने वाली है कंपनी? 80,000 पे 5 रुपए करके 4,00,000, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 4,80,000 एक्स्ट्रा ले रखा था तो 4,00,000 एडजस्ट करवा दिया, मतलब अलॉटमेंट में कुछ नहीं मांग सकता है कंपनी इस कैटेगरी वालों से, ठीक है। और रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को 80,000। अगर क्वेश्चन में रिफंड नहीं होता और बोला जाता कॉल मनी में एडजस्ट होगा, तो कॉल मनी का जब पैसा ड्यू होता तो ये पैसा एडजस्ट कर दिया जाता, जैसा क्वेश्चन बोलेगा हमें वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोराटा का एक काफी अच्छा मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हमें आइडिया क्लियर हो जाता है। अच्छा अब यहाँ पर देखो एक चीज कि यहाँ दिया हुआ था ना क्वेश्चन में कि 1,00,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन कंपनी ने सोचा हुआ है। ये देखो कंपनी 1,00,000 शेयर इशू कर रही है, ये देखो ये प्रूव हो जाता है 1,00,000 शेयर ही इशू कर रही है। क्यों? 5,000 15,000 कितना हो गया? 20,000 और 80,000 1,00,000, तो कंपनी 1,00,000 शेयर इशू कर रही है तभी तो 1,00,000 अलॉटमेंट का सोच रही है, और जो भी एक्स्ट्रा कंपनी के पास एप्लीकेशन आए वो सारे पैसे को कंपनी एडजस्ट कर दी अलॉटमेंट वगैरह में, ठीक है। अब इतने से काम नहीं होगा, हमें एंट्री भी करना पड़ेगा, तो हम लोग एंट्री करते हैं। देखो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, जैसे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं JHP लिमिटेड, तो यहाँ पर लिखते हैं जर्नल ऑफ JHP लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। अच्छा यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, अच्छा यहाँ मैंने लिख रखा था डेट, देखो एप्लीकेशन का पैसा 1 जुलाई में हो रहा है, 1 जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 जुलाई, ईयर जो है ना वो शायद 2020 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2020 लिख लेते हैं। 1 जुलाई को क्या हुआ है? 1 जुलाई को जो है एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है, तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए? एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू, एप्लीकेशन का पैसे को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब मुझे ये बताओ कि हमें यहाँ पर कितना अमाउंट लिखना चाहिए, मुझे ये बताओ कि कितना अमाउंट लिखना चाहिए। तुम लोग वर्किंग नोट देख के भी बोल सकते हो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो। तो कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया? 3,55,000 के लिए। तो देखो दो तरह से सोच सकते हैं, हम दोनों तरह से बता देते हैं। 3,55,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा आया है 2 रुपए करके, तो इंटू करके चेक करो कितना होता है। 7,10,000, ठीक है। अब वर्किंग नोट से कैसे चेक कर सकते थे वो भी हम बता देते हैं यहाँ पर। ये देखो ये तो हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, अब एप्लीकेशन का कितना पैसा रिसीव हुआ वो कैसे पता चलेगा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन पे, ठीक है। यहाँ पर टोटल करो, यहाँ हो गया 6,60,000, मतलब 7,00,000, 6,40,000 और 60,000, 7,10,000।
ये पैसा रिसीव हुआ, क्योंकि एप्लीकेशन ये ऐड करो, ये 3,55,000 ही होगा, ठीक है। 3,55,000 एप्लीकेशन पे हम लोगों ने 7,10 रुपीज ले लिया। अब जैसे एप्लीकेशन का पैसा हम लोगों ने रिसीव कर लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल में, ठीक है। वो कौन से डेट पे होता है, जिस डेट पे अलॉटमेंट डिक्लेयर होता है, क्योंकि उसी दिन हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा हम लोग रिफंड करेंगे, कितना एडजस्ट करेंगे, और कितना हम लोग एप्लीकेशन में सॉरी कैपिटल में दिखाएंगे। कैपिटल में उतना ही पैसा दिखा सकते हैं एप्लीकेशन का जितना अलॉटमेंट देंगे, ठीक है। कैपिटल में उतना ही पैसा दिखा सकते हैं एप्लीकेशन का जितना अलॉटमेंट देंगे, ठीक है। तो यहां पर डेट लिखते हैं, डेट हो जाएगा हम लोग का 10 जुलाई। एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अब देखो एप्लीकेशन का कितना पैसा है, जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से ही डेबिट होना चाहिए, ठीक है। अब इस पैसे का कंपनी ने क्या सोचा है, ये जो 7,10 रिसीव किया इस पे कंपनी ने सोचा है एप्लीकेशन का जो होगा उसको एप्लीकेशन में डाल देंगे, जो एक्सेस है उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, और उसके बाद भी कुछ बचेगा तो रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पर रिफंड वाला कंसेप्ट भी आया है, ठीक है। तो रिफंड कहां पर करेंगे, रिफंड का एंट्री क्या होगा, टू बैंक बोल के, क्योंकि पैसा मिलने से बैंक डेबिट होता है, पैसा जाने से बैंक क्रेडिट होगा। और कुछ पैसा हम लोग अलॉटमेंट में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो उसको क्या लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि टाइम नहीं आया पैसा रिसीव करने का, ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होना चाहिए था हमें, कब रिसीव होना चाहिए था, यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला है अलॉटमेंट टू बी मेड, अलॉटमेंट 10 जुलाई को किया जा रहा है, पैसा रिसीव कब हुआ है उसका डेट कुछ नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी हो, अभी तक हम लोग अलॉटमेंट का पैसा जो है रिसीव नहीं किए, रिसीव करने से तो बैंक अकाउंट डेबिट करते, लेकिन उसके रिलेटेड पैसा हम लोगों ने अभी से ले रखा है, ठीक है। तो अगर अभी से ले रखा है तो वो लाइबिलिटी हो गया, ठीक है, लाइबिलिटी हो गया, इसी वजह से वो लाइबिलिटी कॉलम लाइबिलिटी की तरह एंट्री होगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और बाकी जो रिफंड हो जाएगा उसे टू बैंक बोल के दिखाएंगे। तो यहाँ क्या क्या अमाउंट लिखना चाहिए, सीधा सा बात है, कंपनी कितना शेयर का अलॉटमेंट देगी, 1,00,000 शेयर का, ठीक है। अब 1,00,000 शेयर्स पे कंपनी को फिर 2 रुपए करके एप्लीकेशन का 2,00,000 ही अपने पास रखना चाहिए, यही लॉजिकल है, ठीक है। कंपनी कैपिटल में 2,00,000 ही दिखा सकती है, यही रूल्स होगा, ठीक है। अब देखो यहां से कैसे पता चलेगा कि 2,00,000 ही हो रहा है, ये देखो रिक्वायर्ड को ऐड करो, ठीक है, कितना हो गया 1,60,000 और 30, देखो ये वाला जितना रिक्वायरमेंट है, मतलब एक्चुअली अलॉटमेंट के हिसाब से जितना इनके पास पैसा होना चाहिए, चेक करो। इनके पास 5,000 शेयर, 15,000 और 80,000 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा होना चाहिए, तो 30 और 10 40 40 और 1,60,000 2,00,000 हो गया, ठीक है। या फिर डायरेक्टली भी यहां से कर सकते हो, 1,00,000 शेयर्स का अलॉटमेंट देने वाली है कंपनी, 2 रुपए करके 2,00,000। फिर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करिए कंपनी, उसके लिए वर्किंग नोट से ही कर लेंगे अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर रही है। तो ये देखो अलॉटमेंट में जो पैसा एडजस्ट कर रही है वो इतना है 4,30,000, ये पैसा कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाली है, तो इसको हम लिख लेते हैं 4,30,000। और जो रिफंड कर देगी उसका अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेशन कर रखा है हम लोगों ने 80,000, तो टू बैंक बोल के यहाँ पर हो जाएगा 80,000। अच्छा, अब इसका लॉजिक भी देख लो जो हम दिखाते रहते हैं हमेशा, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट और डेबिट को अगर हम लोग हटा देते हैं, नेट एंट्री क्या हुआ, पैसा मिला 7,10,000, वो पैसे से कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करेंगे 2,00,000, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे 4,30,000 और 80,000 हम लोग रिफंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का एप्लीकेशन का एंट्री कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, और अलॉटमेंट का एंट्री कैसे होता है, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री से स्टार्ट होता है। अलॉटमेंट में पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो, एप्लीकेशन में पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, अलॉटमेंट में पहले ड्यू फिर रिसीव एंड ट्रांसफर। तो ड्यू एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट। कंपनी अपना ड्रीम लेती है कि मुझे अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा। तो जितने लोगों को अलॉटमेंट, जितने शेयर पे अलॉटमेंट दिया है, तो 1 लाख शेयर पे कंपनी ने अलॉटमेंट दिया है। क्यों? क्योंकि कंपनी तो 1 लाख शेयर ही इशू की है, तो 1 लाख का ही अलॉटमेंट दे सकती है, उससे ज्यादा का नहीं दे सकती है। तो कंपनी को 5 रुपए करके कितना मिलना चाहिए? तो कंपनी को 5 रुपए करके 5 लाख मिलना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पर डेबिट कर रही है कि मुझे 5 लाख रुपया मिलेगा, एसेट है, डेबिट कर रही है। अब ये 5 लाख को कंपनी सोच रही है कि कहां कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एक तो कैपिटल में जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में जाता है, वैसे अलॉटमेंट का पैसा भी कैपिटल में जाएगा। और क्योंकि अलॉटमेंट में इंक्लूड है प्रीमियम, तो प्रीमियम के पैसे को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख के, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख के मतलब रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 लाख। यहाँ पर भी 1 लाख, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स एलोटेड तो 1 लाख ही है। इंटू कितना कितना होगा? प्रीमियम 4 रुपीज है, तो यहाँ 4 से इंटू करो, और यहाँ बाकी बचे हुए 1 रुपीज से टोटल 5 रुपीज, तो कैपिटल में चला जाएगा 5 लाख। सॉरी, 5 लाख कर रहे, 1 लाख। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, ये कंपनी ने क्या किया? ड्यू एंट्री। देखो यहाँ पर कोई बैंक अकाउंट डेबिट मैंने नहीं किया है, कंपनी ने अपना ड्यू एंट्री दिखाया कि मैंने इतना पैसा रिसीव करना है, मुझे इतना पैसा रिसीव करना है अलॉटमेंट के तौर पे। अब जब कंपनी पैसा रिसीव करेगा तब क्या एंट्री करेगा? तब बैंक अकाउंट डेबिट लिखेगा। तब एंट्री ऐसे हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कंपनी कितना पैसा रिसीव करेगा? देखो, कंपनी को रिसीव करना चाहिए था कितना? 5 लाख, लेकिन 4,30,000 कंपनी इस रेस्पेक्ट में ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है, तो फिर 70,000 ही रिसीव करेगी। ठीक है, कंपनी को 5 लाख मिलना चाहिए, 1 लाख वो ट्रांसफर करेगी कैपिटल में, और 4 लाख प्रीमियम में। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का होता है। जब कोई पब्लिक अप्लाई करता है तो वो ऐसे नहीं बोलता है 1 रुपया कैपिटल का, 4 रुपया प्रीमियम का, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो कंपनी खुद अपने कैटेगरी वाइज डिवाइड करती है, अलग अलग अकाउंट ओपन करके, वो बात अलग है। तो 5 लाख रुपया मिलना चाहिए, ऑलरेडी 4,30,000 ले चुके हैं इसी रिगार्डिंग, अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। तो अभी कितना ले सकते हैं? 70,000, बचा हुआ 70,000 ही ले सकते हैं। तो यहां पर दिखाएंगे 5 लाख माइनस 4,30,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 70,000। ये पैसा कंपनी जो है रिसीव करेगी जब अलॉटमेंट होगा तब। और देखो यहां से भी तुम लोग देख सकते हो अमाउंट रिसिप्ट ऑन अलॉटमेंट कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर टोटल करोगे 25,000 और 45,000, मतलब 70,000। ठीक है, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि कंपनी कितना पैसा रिसीव कर सकती है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पैसा रिसीव हो गया, अब इसके बाद कौन सा होगा? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का पैसा कब? देखो यहाँ पर 30th अप्रैल शायद। ठीक है, 30th अप्रैल बोला है। ये रिसीव हो रहा है, तो ड्यू कब हो रहा है वो नहीं बताया, हम लोग बिना डेट के ही ड्यू एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कंपनी फिर से ड्रीम लेगी कि मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल में भी कंपनी को कितना पैसा मिलना चाहिए? ऑब्वियसली जितना अलॉटमेंट कंपनी करेगी 1 लाख, और फाइनल कॉल का कितना पैसा, ये हमें खुद से कैलकुलेट करने आना चाहिए, 7 रुपया। अगर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो एंट्री कैसे करेंगे? तो ये हो गया 7 लाख। तो कंपनी को 7 लाख रुपीज मिलना चाहिए। ठीक है, अब कंपनी को 7 लाख ही मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें कुछ बोला नहीं कि कॉल सी नहीं रियर बाय, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जितना भी पैसा है, ये देखो, द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड, मतलब सारे पैसे मिल गए। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। 30th अप्रैल को मिलेगा, ये देखो 30th अप्रैल डेट दे रखा है, तो यहाँ पर 30th अप्रैल को लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है,
टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना हो जाएगा 7 लाख, क्योंकि बोला है सारा पैसा रिसीव हुआ तो 7 लाख दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब ये देखो नेट एंट्री क्या हो गया, फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल क्रेडिट, कैंसिल बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब जैसे बिजनेस में कैपिटल इंट्रोडक्शन का होता है कैश टू कैपिटल, ये शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ये एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो देखो प्रोराटा वाला जो क्वेश्चन था ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो अगर समझ के करेंगे हम लोग तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं कौन सा पॉइंट आ रहा है। अब देखो बोल रहा है कॉल्सिन एरियर एंड कॉल्सिन एडवांस, ये क्या होता है, कॉल्सिन एरियर एंड कॉल्सिन एडवांस का मतलब होता है कि कंपनी कॉल करने का मतलब है, ये देखो कंपनी एप्लीकेशन का पैसा देने पर ही कंपनी बाकी चीजों के लिए कॉल करती है कि अलॉटमेंट का पैसा दे दो। अलॉटमेंट के लिए ना कंपनी एक टाइम दे देती है कि इतने टाइम के अंदर अलॉटमेंट दे दीजिएगा, इसीलिए पहले ड्यू कर देती है कंपनी, क्योंकि कंपनी को पता है मेरे पास इतने सारे शेयर्स के एप्लीकेशन आ गए हैं और मैंने डिसाइड कर लिया इतने लोगों को अलॉटमेंट देंगे तो मुझे अलॉटमेंट में इतना पैसा मिलेगा, फिर मुझे फाइनल कॉल में इतना पैसा मिलेगा। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है देखो कि कॉल्स इन एरियर भी हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है। कॉल्स इन एरियर मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा मांग लिया है, बट अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है, वह एक शेयर होल्डर या एक से ज्यादा शेयर होल्डर हो सकते हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो वो उसको बोला जाता है कॉल तो कर किया है कंपनी ने, पैसा तो मांगा है बट अभी तक नहीं दिया गया, तो इन एरियर। और कॉल्स इन एडवांस मतलब ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ फाइनल कॉल दे दिया, तो उन्होंने एडवांस कर दिया, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा बाकी रख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि एडवांस कर देंगे। ये देखो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट मतलब पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल भी होता है और भी नाम होता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है तो कुछ कुछ केसेस हो सकता है एराइज, क्या यहाँ पर बोल रहा है शेयर्स कॉल्स मनी रिसीव्ड इन फुल, ऐसा हो सकता है कि जितना पैसा मांगा गया सारा पैसा मिल गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि कॉल्स इन एरियर हो गया, मतलब दैट इज मनी रिसीव्ड इज लेस देन ड्यू, ठीक है। मतलब कंपनी ने सोचा था 10 रुपए करके मुझे 100 शेयर होल्डर से 1000 रुपए मिलेंगे, लेकिन मुझे 10 रुपए करके सिर्फ और सिर्फ 90 शेयर होल्डर से 900 रुपए मिले, मतलब 10 शेयर होल्डर ने पैसा दिया नहीं, ठीक है, 10 शेयर्स पे हमें पैसा मिला नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे मनी रिसीव्ड, ये रिसीव्ड हुआ इज लेस देन मनी ड्यू, तो वो हो जाता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस का मतलब मनी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट रिसिव्ड बिफोर हैंड, बोल रहा है फ्यूचर का इंस्टॉलमेंट था, मतलब अभी तक कंपनी ने कॉल ही नहीं किया कि फाइनल कॉल दे दो, लेकिन लोगों ने फाइनल कॉल दे दिया मान लो अलॉटमेंट के पैसे के साथ, तो ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। अब क्या बोल रहा है एंट्रीज कैसे होना चाहिए, अगर पैसा सही सही मिला है ना ज्यादा ना कम, तो बैंक अकाउंट डेबिट विथ फुल मनी रिसिप्ट, जितना पैसा मिल गया उसे बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। अगर जैसे देखो ये वाला समझाते हैं, यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन किया ना उससे ही समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये फाइनल कॉल वाला पैसा जितना ड्यू किया उतना ही रिसीव हो गया, तो ये कौन से कैटेगरी में आ गया, मनी रिसीव्ड इन फुल, ठीक है। कॉल्स इन एरियर इस क्वेश्चन में है नहीं कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है। कॉल्स इन एरियर का मतलब अगर कॉल्स इन एरियर होगा तो कॉल्स इन एरियर लॉस है कंपनी के लिए, कि कंपनी ने पैसा मांगा बट उन्होंने दिया नहीं, तो कॉल्स इन एरियर को हम लोग करेंगे डेबिट। तो क्या एंट्री हो जाता है इस केस में, जितना पैसा मिला उसे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नहीं मिला उसे करेंगे कॉल्स इन एरियर डेबिट, ठीक है। टू क्या करेंगे, टू रेस्पेक्टिव कॉल, ठीक है, मतलब उस कॉल का नाम हमें लिखना पड़ेगा, क्यों, देखो डेबिट किए थे ड्यू, अब क्रेडिट करके कैंसिल करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ड्यू किया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब पैसा मिला बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अगर कम बेसी मिलता तो कॉल्स इन एरियर करके दिखाना पड़ता। अच्छा अब देखो एडवांस, अगर एडवांस हुआ तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे जितना पैसा मिला सारे पैसे से, ठीक है, फिर करेंगे टू कॉल्स इन एडवांस, लाइबिलिटी होता है एडवांस किसी से लेना, और ये रेस्पेक्टिव कॉल को ये तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा क्योंकि रेस्पेक्टिव कॉल पैसा रिसीव करने से पहले ड्यू होके डेबिट हो रखा था, तो रेस्पेक्टिव कॉल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ पर ना एंट्री देखो दिया हुआ है, ये देखो कॉल्स इन एरियर डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट पे हुआ है तो इस तरह से एंट्री यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस का भी बता रखा है। हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो इलास्ट्रेशन 8 जो दे रखा है,
illustration 8. Shreyas Limited did not receive the first call on 10,000 equity share at the rate of 3 per share, which was due on 1/7/2020. This amount was received on 1/4/21. बोल रहा है श्रेयस लिमिटेड जो कंपनी है, इन्होंने कॉल का पैसा मांगा था 10,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपए करके, जो इन्होंने ड्यू किया था 1/7/2020 को। ये पैसा इन्हें कब मिला? 1 अप्रैल 2021 को। ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड जर्नलाइज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन 1 जुलाई 20 एंड 1/4/2021। बोल रहा है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो और जर्नलाइज करके दिखाओ 2 अलग अलग डेट पे, ठीक है? मतलब 2 अलग अलग डेट पे जर्नल एंट्री करेंगे, एक करेंगे 1 जुलाई को और एक करेंगे 1 अप्रैल को। तो 1 जुलाई पहले आएगा, श्रेयस लिमिटेड जर्नल। तो यहां पर हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। तो 1 जुलाई 2020 इस डेट पे क्या एंट्री होगा? इस डेट पे कंपनी को पता चला कि उनको 10,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का 3 रुपए करके नहीं मिला, तो वो क्या एंट्री करेंगे? उनका लॉस है, तो वो एंट्री करेंगे कॉल्स इन एरियर। एरियर मतलब जो लॉस हुआ, कॉल्स इन एरियर डेबिट। कितने शेयर्स पे नहीं मिला? 10,000 शेयर्स पे नहीं मिला 3 रुपीज करके, यानी 30,000। अब तुम लोग बोलोगे मैम अभी अभी तो आपने एंट्री बताया, कॉल्स इन एरियर होने पे हमें ऐसा लिखना पड़ता है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, ठीक है, फिर टू रेस्पेक्टिव कॉल। लेकिन अगर मेरे पास ये है नहीं कि कितने पे पैसा मिला, ठीक है, 10,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, लेकिन यहाँ कहाँ बताया है कि जो शेयर्स पे पैसा मिल चुका है वो कितने शेयर्स है, तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते। ये तो एक कंबाइंड एंट्री है ना, बैंक टू रेस्पेक्टिव कॉल, कॉल्स इन एरियर टू रेस्पेक्टिव कॉल। तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि इस पोर्शन के एंट्री को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास डेटा है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, कौन से वाले कॉल पे एरियर हुआ है? फर्स्ट कॉल पे, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना हो जाएगा? वही 30,000, ठीक है। ये एंट्री इन्होंने पास कर दिया होगा जब पैसा नहीं मिला, लेकिन 1 अप्रैल 2021 को उसी जो एरियर अमाउंट था उसका पैसा रिसीव हो गया, ऐसा कंपनी इंफॉर्मेशन दे रही है। तब एंट्री क्या होगा? देखो, जब पैसा मिला तो एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट कंपनी के। हाँ बोलो। मैं এখানে 1 লাখ ইনটু 3 করেছেন তার 30,000 কেন লিখেছেন? 3 লাখ হবে। 1 লাখ তো নয়, 10,000 মনে হচ্ছে, 10,000 তো আমি 1 আচ্ছা লাখ লিখে দিয়েছি কি? না না, 10,000 ही লিখেছি, ঠিক আচ্ছা আছে। না বাবা ঠিক আছে। अच्छा देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, अब बोल रहे पैसा मिल गया, कितना मिला, क्या मिला, ये कुछ एग्जैक्ट नहीं बोल रहे, अमाउंट वाज रिसीव्ड, अच्छा मतलब पूरा ही मिल गया, ठीक है। हमें ऐसा थोड़ी ना बोल रहे कम बेसी मिल रहा है, पूरा ही मिल गया। तो 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए करके मिल चुके हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर क्रेडिट किसको करोगे बोलो? जैसे कभी बैड डेब्ट रिकवरी होता है तो क्या एंट्री करते हो? जब बैड डेब्ट होता है तो बैड डेब्ट टू डेटर करते हो, जब उसी डेटर ने पैसा दे दिया तब क्या करते हो? बैंक टू बैड डेब्ट रिकवरी। तो यहाँ पर क्रेडिट किसको करोगे बताओ? अगर पैसा मिल गया तो क्रेडिट किसको करोगे? कॉल्स इन एरियर को, जो लॉस है उसे ना क्रेडिट करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। जो कॉल्स इन एरियर हम लोगों ने ओपन किया था, अगर उसी रिगार्डिंग पूरा पैसा मिल गया तो कॉल्स इन एरियर को हमें क्रेडिट कर लेना चाहिए। तो नेट एंट्री क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर कैंसिल। तो एक्चुअली पैसा मिल गया फर्स्ट कॉल का, ठीक है, लेकिन 1 जुलाई को मिलना चाहिए, मिला 1 अप्रैल को, बट पैसा मिल चुका है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोग का था इलस्ट्रेशन 8। अच्छा अच्छा, अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। अब क्या होता है देखो, कंपनी
का रूल्स है ये, ठीक है, कि अगर किसी से पैसा मांगा गया और उसने कॉल्सिन एरियर किया और बाद में दिया, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन था, 1 जुलाई को पैसा मिलना चाहिए था बट मिला 1 अप्रैल को, तो यहां से लेके यहाँ पर जो गैप आया, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मार्च मतलब 9 मंथ्स हो गया, ठीक है, 9 मंथ्स बाद, लगभग 9 मंथ्स, लगभग क्या एग्जैक्ट 9 मंथ्स ही हो रहा है, 1 अप्रैल मतलब मार्च तक लेंगे, 9 मंथ्स बाद पैसा दिया गया। तो रूल्स ये है कि अगर कोई कॉल्सिन एरियर करेगा तो जब वो पैसा देगा उसे इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। वैसे इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट नहीं था, ये जस्ट हमें सिखा रहा था एंट्री कैसे करना चाहिए, लेकिन जो लॉ का रूल्स है वो बता रहा है कि अगर कोई कॉल्सिन एरियर करता है और जितना डिले करेगा पैसा देने में उसे इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कितना होता है वो फिक्स्ड है, बताया गया है लॉ के तरफ से, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर कोई कॉल्सिन एडवांस करेगा तो कंपनी उसे इंटरेस्ट देगी, ठीक है, कंपनी उसे इंटरेस्ट देगी। तो यहाँ पर क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज रिकवरेबल एंड दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज पेबल। मतलब हम लोग कंपनी की तरफ से पढ़ रहे हैं ना, तो अगर कोई कॉल्स इन एरियर करेगा तो उनसे इंटरेस्ट का पैसा लेंगे, कंपनी बोल रही है ये बात, और अगर कॉल्स इन एडवांस करेगा तो उनको इंटरेस्ट पे करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, कंपनी के आर्टिकल में, लेकिन ये बात लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, एट द रेट्स मेंशन देयर इन और दोज टू बी फिक्स्ड बाय द डायरेक्टर। बोल रहा है कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, या तो वहां पर मेंशन किया हुआ होना चाहिए, या फिर अगर डायरेक्टर ने कुछ फिक्स्ड कर रखा है तो वो विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल, और इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा जो आर्टिकल में प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ है उतना ही लिया जाएगा। टेबल एफ जो है ना, ये एक्चुअली क्या है, टेबल एफ जो है ये एक ऐसा टेबल है जो इस इंटरेस्ट रेट के बारे में लॉ से प्रेस्क्राइब किया गया है। टेबल एफ प्रेस्क्राइब 10% एंड 12% पर एनम एज द मैक्सिमम रेट रेस्पेक्टिवली फॉर कॉल्स इन एरियर एंड दोज इन एडवांस। तो लॉ की तरफ से फिक्स्ड है 10% और 12%। अब कंपनी कितना लेना चाहती है, मैक्सिमम इतना हो सकता है, तो कंपनी को इस बात को लिखवाना पड़ेगा अपने आर्टिकल में कि 10% या 10% फॉर कॉल्स इन एरियर, 12% फॉर कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, कंपनी ज्यादा पे करेगी और लोगों से लेने के टाइम कम लेगी, ठीक है। अब इससे कम हो सकता है बट इससे ज्यादा कंपनी ना तो पे करेगी ना तो रिसीव कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी को अगर अपने रेट को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखवाना है तो इसी रेंज के इसी में लिखवाना है, मतलब जो रिसीवेबल अमाउंट है वो 0 से लेकर 10% और जो पेबल है वो 0 से लेकर 0 नहीं, मतलब कुछ एक अमाउंट होगा, ठीक है, नहीं तो इंटरेस्ट क्या होगा, 0 तो कोई इंटरेस्ट रेट हुआ नहीं। तो कंपनी अगर इंटरेस्ट लेना चाहती है तो उसे लिखवाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट एक बार जो है अपने कॉपी में लिख लो क्योंकि इसमें काम आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल रिसीवेबल। पेबल तब होगा जब कॉल्स इन एडवांस होगा, रिसीवेबल तब होगा जब कॉल्स इन एरियर होगा। कॉल्स इन एडवांस के केस में हो जाएगा हम लोगों का 12% पर एनम, यही मैक्सिमम रेट है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। और 10% पर एनम एरियर के केस में ये भी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है। अब कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखवाना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं मेंशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को ये चीज लिखवाना पड़ेगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक डिफरेंस दिया है, समझा देते हैं क्या बोला है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखो कब कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, इट इज पेबल बाय शेयर होल्डर टू कंपनी। जब कॉल्स इन एरियर का बात आएगा तो कौन किसको पे करेगा, शेयर होल्डर पे करेगा
कंपनी को, ठीक है। ऑन द कॉल्स ड्यू बट रिमेनिंग अनपेड, मतलब कॉल्स ड्यू हो चुका है बट अनपेड रखा गया है, तो उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा कंपनी शेयर होल्डर से। और कॉल्स इन एडवांस कौन किसको देगा? कंपनी देगा शेयर होल्डर को। इट इज पेबल बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर ऑन द कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट ड्यू। कंपनी ने एडवांस में ले लिया है बट अभी तक ड्यू नहीं हुआ था। अब कितना होता है रेट वो बता रहा है डिफरेंस में, एज पर टेबल एफ। ये टेबल एफ याद रखो, क्योंकि टेबल एफ जो है ये यहाँ पर ना लॉ के हिसाब से प्रेस्क्राइब किया हुआ है। तो एक काम करो, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर ये जो है, ये दोनों जो है प्रेस्क्राइब्ड इन टेबल एफ। तो क्या होगा ना, अगर तुम लोग को डिफरेंस जो है याद रखने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल एफ के हिसाब से कॉल्स इन एरियर का मैक्सिमम 10% होता है पर एनम, ठीक है, चाहो तो पर एनम लिख सकते हो। कॉल्स इन एडवांस का 12% होता है। पीरियड कंसिडर्ड, मतलब इंटरेस्ट तो पता चल गया कि 1 ईयर का 10%, 10% का मतलब 10/100, मतलब अगर किसी ने 100 रुपए कॉल्स इन एरियर किए हैं तो उससे 10 रुपए इंटरेस्ट ले लेंगे 1 साल के लिए। लेकिन अगर 1 साल से कम हुआ तब, तो बोल रहा है फ्रॉम द डेट कॉल मनी वॉज ड्यू। कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितने दिन के लिए होगा? जरूरी तो नहीं 1 साल के लिए हो। तो बोल रहा है फ्रॉम द डेट कॉल मनी वॉज ड्यू टू द डेट मनी इज फाइनली रिसीव्ड। बोल रहा है जब ड्यू हुआ था और उसके बाद जब पैसा मिला, उस टाइम पीरियड में कैलकुलेट होना चाहिए। जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाला ड्यू इस तारीख को हुआ था, रिसीव इस तारीख को हुआ, 9 मंथ्स, मतलब अगर इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 30,000, क्योंकि ये एरियर है तो 10% इंटू कितना हो जाएगा, 9/12, ठीक है। अब इस पे कैलकुलेट करने पे जितना इंटरेस्ट निकल के आएगा उतना ही इंटरेस्ट शेयर होल्डर को, कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है एरियर का इंटरेस्ट। और एडवांस का वो भी वैसे ही होगा। कब से कब तक का? जब मान लो कॉल किया गया है, जैसे मान लो आज 25 तारीख है, 25 फरवरी है, ठीक है। तो 25 फेब को किसी ने फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, जबकि उनको देना चाहिए था 25 मार्च को सपोज, तो 1 मंथ पहले दे दिया, ठीक है। तो जितना पैसा दिया एक्स्ट्रा 1 मंथ के लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो फ्रॉम द डेट मनी वॉज रिसीव्ड, जिस दिन पैसा रिसीव हुआ, टू द डे कॉल वॉज फाइनली मेड ड्यू, जिस दिन वो पैसा मिलने वाला था, इसका जो टाइम पीरियड है वो लेना पड़ेगा। डायरेक्टर्स हैव ए राइट टू वेव ऑफ सच इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल केसेस एट देयर ओन डिस्क्रिएशन। बोल रहा है अगर डायरेक्टर चाहे तो इंटरेस्ट को वेव्ड मतलब छोड़ भी सकता है। अगर डायरेक्टर डिसीजन लेके मुझे इस शेयर होल्डर से कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट नहीं लेना है, तो कंपनी ऐसा डिसीजन ले सकती है। बट शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, डायरेक्टर अगर चाहे तो अपने शेयर होल्डर से इंटरेस्ट नहीं ले सकता है, लेकिन नॉर्मली सोचो शेयर होल्डर क्या इंटरेस्ट जो है वो नहीं लेगा? ऐसा हो सकता है कि हाँ मैंने एडवांस किया तो मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए। एक्चुअली लोग एडवांस इसीलिए ही करते हैं ताकि 12% रेट पे इंटरेस्ट मिल जाए, ठीक है, उस पैसे पे। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट डाल दिया, बोल रहा है कि शेयर होल्डर्स को कभी भी एडवांस जो कर रखा है उस अमाउंट के बेसिस पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। कि मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो मुझे डिविडेंड जो है, मान लो सभी ने 100 रुपए दिया है, किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, उसने फाइनल कॉल का भी देके 120 रुपया दे दिया। मान लो कंपनी ने सारा कॉल कर लिया है और कंपनी के पास सिर्फ फाइनल कॉल बाकी है 20 रुपए का, तो एक पर्सन है उसने फाइनल कॉल नहीं दिया क्योंकि कंपनी ने कॉल नहीं किया, और दूसरा पर्सन ने एडवांस कर दिया, ठीक है। तो इसके पास एक्स्ट्रा पैसा है तभी तो ये एडवांस कर सक रहा है, सरप्लस मनी है तभी एडवांस कर सक रहा है। अब ये बोलेगा कि मुझे ये 20 रुपए पे डिविडेंड दे दो एक्स्ट्रा, तो नहीं होगा ना, क्योंकि कंपनी ने अगर कॉल नहीं किया है तो इनको जितना डिविडेंड मिलेगा इनको भी उतना मिलना चाहिए। इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, इन्होंने कंपनी को दे दिया, इससे इंटरेस्ट कमाया, उससे इनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बट डिविडेंड ये एक्स्ट्रा कमाएंगे, ये कैसे मानेंगे? क्योंकि इन्होंने भी कंपनी में पैसा लगाया। ये बोल सकते हैं जब फाइनल कॉल मांगोगे हम भी देंगे, लेकिन हम क्यों लॉस बेयर करें? तो वही हो रहा है, शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो एडवांस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा बट डिविडेंड एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। फिर क्या बोल रहा है, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड इज क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एन इनकम। बोल रहा है कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा? इंटरेस्ट का अमाउंट। तो इंटरेस्ट जो रिसीव होगा वो हम लोग पीएल में इनकम की तरह क्रेडिट कर देंगे, मतलब ऐसे पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। और यहां पर
कंपनी का खर्चा है इंटरेस्ट देना शेयर होल्डर को। इन दैट केस कंपनी क्या एंट्री करेगी, कंपनी इसे अपना लॉस या एक्सपेंस दिखाएगी, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर देगी, जो इंटरेस्ट पेबल कर रही है टू पीएल कर देगी। ठीक है, तो दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ऑल इनकम एंड गेन्स और लॉसेस और एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंपनी के लिए इनकम है और ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है देखो, क्या क्या एंट्रीज कैसे होने चाहिए वो बता रहा है। अब देखो, अगर किसी ने कॉल्स इन एरियर किया है तो उससे अगर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो हम लोग उस शेयर होल्डर्स को ड्यू कर सकते हैं। जैसे डेटर से पैसा मिलता है तो डेटर अकाउंट डेबिट करते हैं, उसी तरह से शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और जब मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एंट्री, जर्नल एंट्री इंटरेस्ट रिसीव का। अच्छा, अगर कॉल्स इन एडवांस होता है तो कैसे एंट्री होगा, कॉल्स इन एडवांस के लिए कंपनी बोलेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट, क्योंकि कंपनी के लिए ये एक्सपेंस है और जिनको देना पड़ेगा उनका नाम ड्यू किया जाएगा टू शेयर होल्डर। ठीक है, और जब कंपनी पेमेंट करेगी तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस तरह से पेमेंट एंट्री कर देगी। अब यहाँ पर ना जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 9, ये वाला देखते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ पर बोला है रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each payable 2.50 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on final call। तो रश्मि लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख। अब ये कैसे पैसा रिसीव होगा, एप्लीकेशन पे कितना देने के लिए बोला है, अलॉटमेंट पे कितना बोला है, और क्या था, अलॉटमेंट था शायद फर्स्ट कॉल था, देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन पे 2.5, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, और ऑन अलॉटमेंट 2 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज, और बोल रहा है जो बैलेंस होगा वो हो जाएगा फाइनल कॉल पे। तो फाइनल कॉल पे कितना होगा, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, क्वेश्चन में बताया था स्टार्टिंग में ही, एक शेयर 10 रुपए का है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 + 2 5 6 7, 7.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 9 10, मतलब और भी 2.50, फाइनल कॉल पे 2.50 कंपनी जो है कॉल कर सकती है। तो यहाँ पर बोल रहा है इन्होंने कितना शेयर इशू किया है, तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 1 लाख, 1 लाख शेयर्स जो है वो इशूड हुए। अब क्या बोल रहा है देखो, ऑल द शेयर्स वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब 1 लाख का 1 लाख शेयर ही पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। बोल रहा है कि मिस्टर नायर बोल के एक शेयर होल्डर है जिनके पास 10,000 शेयर्स है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, पहले यहाँ पर मिस्टर नायर बना लेते हैं, ये हो गया मिस्टर नायर। ठीक है, इनके पास कितने शेयर होल्डिंग है पता है, इनके पास 10,000 शेयर होल्डिंग है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, फर्स्ट कॉल के जब अलावा बाकी सब पैसा इन्होंने दिया, इन्होंने एप्लीकेशन 2.50 दिया, अलॉटमेंट 3 रुपीज दिया है। ठीक है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का नहीं दिया। अब कंपनी ने कहां तक कॉल किया था वो तो यहाँ पर पता चलेगा, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अच्छा ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है यहाँ पर अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, द फाइनल कॉल विच वाज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल was fully paid except a shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months along with the interest on calls in arrear। अच्छा, कंपनी ने सारा कॉल ही किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ बोला नहीं है कि कंपनी ने कहां तक कॉल किया है, कैसे पता चला, देखो कहां तक कॉल किया है कैसे पता चला उसका डिटेल्स, जब यहाँ पर बोल रहा है द फाइनल कॉल जो किया गया है 3 months आफ्टर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी ने सारे कॉल किए हैं। फाइनल कॉल कब किया गया है,
3 months आफ्टर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल किया गया है। और ये जो मिस्टर नायर है, इन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल से इन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो फर्स्ट कॉल नहीं किया है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा कंपनी फाइनल कॉल एक्सेप्ट नहीं करती है ना। अगर हमारा मान लो तुम लोग कुछ ईएमआई में खरीद रहे हो, तो इस मंथ का ईएमआई अगर नहीं दे पा रहे हो, नेक्स्ट मंथ का ईएमआई तो तभी एक्सेप्टेड होगा जब पुराना ईएमआई को भी पे करोगे। नेक्स्ट मंथ से कोई लेगा क्यों? जब दोनों ईएमआई मिला के दोगे तभी लेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है तो फाइनल कॉल भी नहीं मिला होगा। अब आगे देखते हैं, अगर दे दिया है तो बात अलग है। फिर बोल रहा है यहाँ पर, फर्स्ट कॉल वाज फुल्ली पेड एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर हैविंग 1000 shares who paid his due amount after 2 months along with the interest on the call scenario। अच्छा, एक शेयर होल्डर है, यहाँ पर नाम नहीं बताया है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 shares paid full remaining amount on first call itself। The final call which was made after 3 months from the first call was fully paid। Final call 3 months from first call which was fully paid except a shareholder having 1,000 shares। ठीक है, एक शेयर होल्डर है जिनके पास 1,000 शेयर्स है, नाम तो नहीं बताया। इनके अलावा बोल रहा है बाकी सभी ने अपना फाइनल कॉल दिया है। बोल रहा है कि 1,000 शेयर्स हु पेड हिज ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 months along with interest on calls in arrear। Company also paid interest on calls in advance to Mr. Nair। Give journal entries to recorded this transaction। ये क्या हो गया? नायर क्या बोल रहा है? एडवांस। एक मिनट फिर से देखते हैं, कुछ गलत हो गया। रश्मि लिमिटेड issued 1 lakh equity share, 10 each payable, 2.50 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on final call। All the shares were fully subscribed। सारे shares fully subscribed हो चुके हैं। Mr. Nair who held 10,000 shares paid full remaining amount on फुल रिमेनिंग। अच्छा, मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया इस इंग्लिश का। मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल। फुल मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल। फुल मतलब सारे कॉल। फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। उन्होंने खुद ही फर्स्ट कॉल के साथ सारे बाकी पैसे दे दिए, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने फर्स्ट कॉल तो दिया ही, मैंने गलत इंटरप्रिटेशन लगा लिया, ठीक है। फर्स्ट कॉल तो दिया, और जब फर्स्ट कॉल दिया इसके साथ साथ ही फाइनल कॉल दिया। एंड फाइनल कॉल विथ फर्स्ट कॉल, विथ फर्स्ट कॉल, ऐसा क्वेश्चन बोला है, ठीक है। मैंने जो है इंग्लिश को गलत इंटरप्रेट कर लिया। यहाँ पर बोला है मिस्टर नायर जिनके पास 10,000 शेयर है उन्होंने सारा पैसा दे दिया, रिमेनिंग अमाउंट भी दे दिया फर्स्ट कॉल के साथ, मतलब फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। फिर बोल रहा है द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल। तो इसका मतलब मिस्टर नायर ने कॉल्स इन एडवांस किया है 3 महीने पहले। इनको 3 महीने बाद पैसा देना चाहिए था, जबकि इन्होंने 3 महीने पहले ही पैसा दे दिया है, ठीक है। इन्होंने 3 महीने पहले ही पैसा दे दिया है। तो ये 3 महीने जो इन्होंने पहले पैसा दे दिया है फर्स्ट कॉल का, सॉरी फाइनल कॉल का, तो इनको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, इनको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर हो जाएगा फाइनल कॉल का, ये क्या हो गया? कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है 1,000 शेयर्स हु हैज पेड हिज ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 months along with the interest on calls in एरियर। तो ये जो शेयर होल्डर है, 1,000 शेयर्स जिनके पास है, इन्होंने अपना एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, ठीक है। 2.53 फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल देखते हैं क्या बोला था, फर्स्ट कॉल भी दे दिया। फाइनल कॉल नहीं दे पाए बाय चांस, फाइनल कॉल इन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये पैसा बाद में दिया 2 months आफ्टर एलोंग विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो ये पैसा इन्होंने 2 months आफ्टर दिया विथ इंटरेस्ट, यही बोला है क्वेश्चन, ठीक है। अब बोल रहा है कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर। देना भी पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस, और गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट।
अच्छा, सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो उसका कोई डेट नहीं है, हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं बिना डेट के ही। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो कंपनी को एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला होगा? 1 लाख शेयर पे ही मिला होगा, इनटू 2.5, तो 2,50,000। फिर ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000। अच्छा, अब ड्यू फिर ट्रांसफर। अब ड्यू हो जाएगा अलॉटमेंट का, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू होगा? वही 1 लाख इंटू 3 रुपीज, 3 लाख। 3 लाख। अब जब पैसा रिसीव होगा तो रिसीव का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब फिर ड्यू होगा फर्स्ट कॉल का, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर कितना लिखेंगे? वही 1 लाख इंटू जितना फर्स्ट कॉल का है, 2 रुपीज, 2 लाख। अब ये जब हम लोग ट्रांसफर मतलब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहां पर एक पॉइंट देखो, फर्स्ट कॉल में क्या हुआ था? एक शेयर होल्डर थे मिस्टर नायर, जिन्होंने फर्स्ट कॉल, बाकी सबने नॉर्मल किया। देखो ये जो 1,000 वाले शेयर होल्डर है ना, दो का हमें अलग बात बता रखा है। तो एप्लीकेशन नॉर्मल था, सभी ने भरा, सभी का पैसा मिल गया। इनके अलावा बाकी सब, मतलब इनका मिला और उसके साथ साथ बाकी लोगों का भी मिला, क्योंकि 1 लाख शेयर पे होना चाहिए ना। तो इन दोनों का मिला के तो 11,000 हो रहा है, मतलब बाकी शेयर होल्डर से भी एप्लीकेशन का मिल गया, अलॉटमेंट का भी मिल गया। लेकिन जब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होने आया तो मिस्टर नायर ने एडवांस किया अपना फाइनल कॉल भी, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस हुआ, फर्स्ट कॉल के टाइम पे कॉल्स इन एडवांस हुआ, तो इसको लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। जब पैसा रिसीव हुआ तो एडवांस रिसीव हुआ फर्स्ट कॉल के केस में, ठीक है। वैसे फर्स्ट कॉल का हमें कितना मिलना चाहिए? 2 लाख मिलना चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल का 2 लाख ही दिखाएंगे। अच्छा, एडवांस कितना ले लिए हैं? मिस्टर नायर ने एडवांस किया है, जिनके पास 10,000 शेयर है उन्होंने फाइनल कॉल एडवांस किया है, तो 10,000 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा 25,000। इन्होंने 25,000 एडवांस किया, तो अभी कंपनी को सिर्फ 2 लाख रिसीव नहीं हुआ, 2,25,000 रिसीव हुआ, ठीक है। 2,25,000 रिसीव हुआ। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे फाइनल कॉल का, तो ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है।
तो 1 लाख इंटू 2.5, 2,50,000। अब जब रिसीव होगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। नॉर्मल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखते हैं, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, अब फाइनल कॉल जितने से डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट होगा। लेकिन एक चीज सोचो, जो मिस्टर नायर है उन्होंने तो पहले ही 25,000 दे दिया था 3 मंथ्स पहले। किस चीज का? फाइनल कॉल का। ठीक है, तो अभी 25,000 कम मिलेगा। तो कॉल्स इन एडवांस जो लाइबिलिटी है, जब लाइबिलिटी सेटअप हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, तो लाइबिलिटी को हम लोग क्लोज करेंगे। तो टू कॉल्स इन एडवांस था, उसको क्लोज करने से कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा। वहां पर ही ना डेबिट करेंगे जहां पर ये एडजस्ट हो रहा है। तो अभी ये एडजस्ट हो रहा है, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट कर देंगे कितने से? 25,000 से। ठीक है, तो हम लोगों ने 25,000 से डेबिट कर दिया जो पैसा पहले से मिला हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पर और एक केस हुआ है, जो 1,000 शेयर होल्ड कर रहे थे, उन्होंने फाइनल कॉल फेल कर दिया। मतलब यहाँ पर कॉल्स इन एरियर भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर डेबिट। इसका अमाउंट कितना होगा? इन्होंने 1,000 शेयर होल्ड कर रखा था और 2.5 करके इनका फेलियरिटी हो गया, यानी 2,500। ठीक है, तो अब सोचो फाइनल कॉल में कितना पैसा मिला होगा? सिंपल सा बात है, फाइनल कॉल में मिलना चाहिए कितना? 2,50,000। ठीक है, 1 लाख शेयर के हिसाब से 2.50 करके। लेकिन उसमें से 2,500 नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर हुआ, और 25,000 पहले से ही ले चुके हैं, तो अभी तो नहीं मिलेगा, उसको जस्ट एडजस्ट करके दिखा देंगे। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हमें 2,22,500 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,22,500 से हो गया। बट यहाँ पर खत्म नहीं होगा कैलकुलेशन। यहाँ पर कंपनी ने एडवांस पे इंटरेस्ट दिया है, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। ये देखो, कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर। रेट अगर कुछ नहीं बताया है, देन हम लोग टेबल एफ जो है उसके रेट पे चलेंगे, यानी 12% कंपनी इंटरेस्ट देगी मिस्टर नायर को। तो कंपनी अगर इंटरेस्ट देगी तो एंट्री ऐसे होगा, पहले ड्यू करेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू मिस्टर नायर। नाम पता है तो मिस्टर नायर लिख दिया, अगर नहीं पता होता तो हमें शेयर होल्डर लिखना पड़ता। तो कितना इनको इंटरेस्ट देगा कंपनी? जितना पैसा इन्होंने एडवांस किया, एडवांस कितना किया था? 25,000। अब टेबल एफ के हिसाब से 12% मिलना चाहिए, बट ये 12% तो पूरे 1 साल का है, तो एक एक महीने का कितना होगा? डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं, और इन्होंने 3 महीना पहले दे दिया था। ठीक है, तो इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन देख लेते, 25,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 4, तो 750। तो कंपनी इनको 750 रुपीज का इंटरेस्ट देगी, ये ड्यू किया है, और जब पे करेगी तब एंट्री होगा यहाँ पर मिस्टर नायर अकाउंट डेबिट टू बैंक 750। अच्छा, और यहाँ पर और एक पॉइंट भी बताया गया था कि जो 1,000 शेयर होल्ड कर रहे थे, जिन्होंने अपना फाइनल कॉल नहीं दिया, उन्होंने 2 महीने बाद सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ पे कर दिए। ठीक है, तो 2 महीने बाद उन्होंने अपना 2 महीने का, फिर इनका, इसका मतलब इन पे इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपनी कैसे एंट्री करेगी? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, डेबिट करेगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट का पैसा कंपनी को मिलेगा। अब नाम नहीं पता इसलिए मैंने शेयर होल्डर लिखा, अगर नाम पता होता तो नाम लिख देते। टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना होगा? कितना इन्होंने फेलियरिटी किया है ये देखो, 2,500 रुपए। 2,500 रुपए नहीं दिए, टेबल एफ के हिसाब से 10% रेट देना है। अब ये इंटू करने से 12 मंथ्स का आता है, तो डिवाइडेड बाई 12 कर दोगे तो पर मंथ का आएगा, इंटू 2 कर दोगे तो 2 मंथ का आएगा, क्योंकि इन्होंने 2 मंथ बाद क्लियर किया, तो 2 महीने का इंटरेस्ट कंपनी इनसे ले लेगी। तो 2,500 10% डिवाइडेड बाई 6, 41.667। ठीक है, तो 41.67।
ये हो गया इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री। अब जब कंपनी रिसीव करेगी ये वाला इंटरेस्ट, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये अमाउंट हो जाएगा 41.67, इंटरेस्ट का पैसा रिसीव। लेकिन यहाँ पर बोला है कि उन्होंने इंटरेस्ट के साथ साथ ड्यू अमाउंट भी दिया, मतलब कॉल्सिन एरियर का पैसा भी दे दिया, 2500 रुपए भी उन्होंने दे दिए। तो उसका एंट्री क्या होगा? उसका एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कंबाइनली भी चाहो तो कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा? पैसा मिल गया तो जैसे कॉल्सिन एरियर डेबिट हो रखा था, कॉल्सिन एरियर को क्रेडिट कर देंगे, टू कॉल्सिन एरियर 2500। और इसको चाहो तो कंबाइनली भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर टू कॉल्सिन एरियर। तो कंबाइन एंट्री में हो जाएगा बैंक का अमाउंट 2500 प्लस 41.67, मतलब 2541.67। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, बैंक ये वाला करने का जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर टू कॉल्सिन एरियर, और ये अमाउंट कर दो 2541.67। अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते। अच्छा, ये हम लोग का एक कॉल्सिन एरियर के साथ क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर है फॉरफीचर। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? फॉरफीट का मतलब होता है कैंसिलेशन। अगर कोई शेयर होल्डर टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है, तो कंपनी अपना कंडीशन के हिसाब से उसका होल्डिंग को कैंसिल कर सकती है, अलॉटमेंट को। और जब कैंसिल करेगी तो जो पैसा पहले से ले रखा है, जैसे मान लो एप्लीकेशन का पैसा दिया है किसी ने, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, और कंपनी ने सारा कॉल ड्यू किया है। अब कंपनी बोल रही है आपको मैंने बहुत टाइम दिया, आपने पैसा नहीं दिया, तो आपका शेयर करेंगे फॉरफिट यानी कैंसिल। और कैंसिल करेंगे तो ये जो पैसा आपसे ले रखे ये और रिफंड नहीं होगा, ठीक है, रिफंड नहीं होगा। और इसी लॉजिक के बेसिस पे एंट्री भी होता है फॉरफीचर का। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, फॉरफिट का मतलब होता है टेकिंग अवे प्रॉपर्टी ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन, ठीक है, क्योंकि कंडीशन यही रहता है कि कंपनी जब जब कॉल करेगी तो पेमेंट देना पड़ेगा। तो अगर कोई नहीं दे रहा है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, तो फिर प्रॉपर्टी यानी शेयर होल्डिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा। इट इज वेरी कॉमन दैट वन और मोर शेयर होल्डर फेल टू पे देयर अलॉटमेंट और कॉल ऑन ड्यू डेट्स। ये नॉर्मल बात है कि बहुत से लोग पैसा वगैरह दे नहीं पाते। फेलियर टू पे कॉल मनी रिजल्ट्स इन फॉरफिट ऑफ शेयर। और कभी कभी कंपनियां फॉरफिट कर देती है शेयर्स को। फॉरफिट ऑफ शेयर्स इज द एक्शन टेकन बाय कंपनी टू कैंसिल द शेयर। द डायरेक्टर आर यूजुअली एम्पावर्ड by article of association to forfeit those shares by serving proper notice to the defaulting shareholder। बोल रहा है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, शेयर कैंसिल करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन डायरेक्टर लेता है। लेकिन ऐसे ही नहीं, प्रॉपर नोटिस वगैरह दे देगा कि अगर आप इतने दिन के अंदर पैसा नहीं देंगे तो आपका शेयर हम लोग कर देंगे कैंसिल या फॉरफिट। तो प्रॉपर नोटिस देके शेयर कैंसिल किया जाता है। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द टाइटल ऑफ सच होल्डर इज एक्सटिंग्विश्ड बट द अमाउंट पेड। बोल रहा है जब किसी का होल्डिंग कैंसिल होता है ना, तो उनका नाम जो रजिस्टर में बुक था, यानी कि टाइटल ऑफ सच शेयर होल्डर, ये एक्सटिंग्विश्ड मतलब हटा दिया जाता है, ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉयड बोल सकते हो। लेकिन जो पैसा उनसे रिसीव कर चुके हैं जितने भी कॉल पे, वो और रिटर्न नहीं होगा, नॉट रिफंड टू हिम। द शेयर होल्डर देन हैज नो फर्दर क्लेम ऑन द कंपनी। तो शेयर होल्डर आगे जाके कंपनी पे किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकती है कि मेरा पैसा दे दो। द पावर ऑफ फॉरफिट forfeiture must be exercised strictly, having regard to the rules and regulations provided in the article of association, and it should be bona fide in the interest of the company। बोल रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जैसे जैसे कंपनी ने लिखवाया होगा अपने कैंसिलेशन के ऊपर, उसी तरह से उसी चीजों को फॉलो करके कंपनी शेयर फॉरफिट कर सकती है। और ये रूल्स रेगुलेशंस जो रिटर्न होगा वो कंपनी के फेवर में ही लिखा जाता है, क्योंकि पैसा नहीं मिलने पे कंपनी का लॉस होगा। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी यूजुअली ऑथराइज्ड द डायरेक्टर टू फॉरफिट शेयर ऑफ मेंबर ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स इन इंटरेस्ट देयर ऑफ आफ्टर सर्विंग हिम ए प्रायर नोटिस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल। ये पहले भी बोला, डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है ये करने का, और नोटिस देने के बाद ही वो कर सकते हैं। और क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना है, जैसा उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखवा रखा है। Directors also have right to cancel such forfeit before the forfeiture shares are reallotted। बोल रहा है
कि डायरेक्टर के पास ऐसा ऑथोरिटी या राइट्स है कि वो कैंसिल कर सकते हैं टू सच फॉरफीचर बिफोर द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीअलोटेड। बोल रहे हैं कि अगर डायरेक्टर चाहे तो फॉरफिट जो शेयर कर दिया है डायरेक्टर ने, उसको डायरेक्टर चाहे तो री अलॉट मतलब फिर से री इशू कर सकता है। फॉरफिटेड शेयर्स को फिर से किसी को देने का मतलब होता है, उसको बोले थे री इशू ऑफ शेयर्स, यानी फॉरफिट हुआ शेयर वो दिया जा रहा है। ठीक है, अब एंट्रीज कैसे होगा, बोल रहा है जब ये फॉरफिट होगा तो एंट्री कैसे होगा। तो एंट्री तीन बात पे होगा, एक तो जो पैसा मिल गया जो नहीं देना है, जो पैसा नहीं मिला, और टोटल कितना मिलना चाहिए था। ठीक है, जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया, जो नहीं पे किया, ये दोनों मिला के ही तो होता है टोटल पेबल। ठीक है, तो एंट्री ये तीनों अमाउंट पे ही होगा। देखो क्या होगा, अमाउंट कॉल्ड अप इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर, मतलब कॉल्ड अप है लेकिन पे नहीं किया गया। अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दो शेयर, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दो शेयर। ठीक है, ये अमाउंट अगर हमें पता है तभी जाके हम लोग एंट्री कर पाएंगे फॉरफीचर का। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वी नो दैट शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फॉरफीचर विल वेरी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये इंपॉर्टेंट है, अगर शेयर पार पे इशू हुआ है और फॉरफिट हो रहा है तो कैसे एंट्री होगा, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है और फॉरफिट हो रहा है तो कैसे एंट्री होगा। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, देखो अगर शेयर पार पे इशू हुआ है और वो शेयर हो रहा है फॉरफिट, तो एंट्री जो हो रहा है ये समझा देते हैं। देखो एंट्री कैसे होगा, हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि हम लोग क्या क्या एंट्री करेंगे। हम लोग ये एंट्री करेंगे कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिलना चाहिए था, और भी और टोटल कितना पैसा मिल सकता था। देखो सबसे पहले हम लोग जो शेयर का पैसा नहीं मिला उसके लिए एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उतने से हमारा कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अगर हम लोग होल्डिंग ही कैंसिल कर रहे हैं तो कैपिटल उतने से कम हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितने से होना चाहिए, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। ऐसा क्यों, देखो मान लो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक कंपनी ने किया है, फाइनल कॉल अभी तक कंपनी ने नहीं किया है, कंपनी ने फाइनल कॉल अभी तक किया ही नहीं है, कंपनी ने बस ये 3 कॉल किया है, लेकिन उसमें से शेयर होल्डर जो है उन्होंने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, बट फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब कंपनी बोल रही है आपका शेयर फॉरफिट करेंगे, तो कंपनी को अगर इनसे मिल जाता पैसा तो कितना मिलता, मैक्सिमम ये तीनों का अमाउंट मिलता, ये तो नहीं मिलेगा ना, ये तो कॉल नहीं किया गया है। तो इसीलिए अगर मुझे ये रिकॉर्ड करना है कि इनसे मुझे कितना पैसा मिल सकता था, तो मुझे कॉल्ड अप वैल्यू से ही इनटू करना पड़ेगा, पूरे अमाउंट से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना पैसा कंपनी मांगने वाली थी कंपनी को यही देखना पड़ेगा कि उतना ही उसे मिलने वाला था। अगर पूरा कॉल करने वाली थी तो पूरा मिलने वाला था, तो जितने शेयर है इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर उतने से डेबिट कर देंगे। जो पैसा मिल गया, जैसे मान लो ये दो पैसा मिल गया, ये दोनों का अमाउंट क्रेडिट कर देंगे, गेन है कंपनी के लिए क्योंकि कंपनी रिटर्न नहीं करेगी, और इसके लिए लैंग्वेज यूज किया जाएगा टू फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, और जो पैसा नहीं मिला उसका नाम ऐसे लिखा जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर फर्स्ट कॉल का नहीं मिला तो हम लोग लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब उसका नाम इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर अलॉटमेंट का नहीं मिला टू शेयर अलॉटमेंट, अगर फाइनल कॉल का नहीं मिला टू शेयर फाइनल कॉल। और एक तरीके से भी होता है, जब ये यहाँ पर देखो हम लोगों ने लिखा है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये कैंसिल के टाइम पे कर रहे हैं, मतलब जब कंपनी ने अलॉटमेंट का एंट्री किया होगा तब वहां पर कंपनी ने कॉल सीनेरियर दिखाया होगा उन सारे शेयर होल्डर के लिए जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया होगा। तब कंपनी का क्या एंट्री हुआ होगा, कंपनी ने पहले ड्यू किया होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी ने ये अपना ड्यू एंट्री किया होगा। जब पैसा मिला तब कंपनी ने ऐसा एंट्री किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये एंट्री किया होगा। अब फॉरफिट करने के टाइम पे क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पर कॉल्सिन एरियर डेबिट कर रहे हैं ना ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए, उसको भी हम लोग यहाँ अलॉटमेंट के जगह, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं टू कॉल्स इन एरियर। अगर हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर का एंट्री किया है तो क्या मैम हम लोग कॉल्स इन एरियर का एंट्री नहीं भी कर सकते हैं। देखो कैसे होगा कि हम लोग कॉल्स इन एरियर का एंट्री नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। वो कैसे होगा, वो इस तरह से होगा, मान लो अलॉटमेंट में मिलने वाला था 1000 रुपया,
और जब पैसा मिला तो 900 मिला, और हम लोगों ने कॉल इन एरियर का एंट्री नहीं किया, हम लोगों ने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बोल के 900 दिखा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने इक्विटी शेयर को जितने से डेबिट किया था अभी तक उतने से क्रेडिट नहीं किया, 100 रुपए कम से क्रेडिट कर रखा है। तो उसी 100 रुपए को हम लोग फॉरफिट के टाइम पे टू शेयर अलॉटमेंट बोल के दिखा देंगे। मतलब यहाँ पर 100 और यहाँ पर 900 दोनों मिला के 1000 रुपए, मतलब 1000 से डेबिट 1000 से क्रेडिट। ठीक है, तो दो तरह से एंट्री हो सकता है। अगर कॉल्स इन एरियर पहले बुक हुआ है तो कॉल्स इन एरियर यहाँ पर कैंसिल करेंगे, और अगर हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर से एंट्री नहीं किया, सिर्फ नेट एंट्री दिखाया कि इतना पैसा मिलने वाला था, इतना मिला, कितना नहीं मिला वो नहीं दिखाया, तो वो कैंसिलेशन के टाइम पे हम लोग ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं टू शेयर अलॉटमेंट बोल के। ठीक है, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट कॉल भी उसी तरह से, फाइनल कॉल भी उसी तरह से, तो इस तरह से हो सकता है। फर्स्ट कॉल के लिए भी सेम कंसेप्ट, फाइनल कॉल के लिए भी सेम कंसेप्ट। तो मैंने दोनों चीजें बता दिया क्योंकि तुम लोग को दोनों तरह से मिल सकता है कि कॉल्स इन एरियर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो यहाँ पर क्या बोला है, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये देखो यहाँ पर वही चीज बोला है, अगर हम लोग चाहे तो कॉल्स इन एरियर से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया है। अच्छा ये है इलास्ट्रेशन 10, क्या बोला है देखो, ए लिमिटेड, यहाँ पर एक फॉर फीचर का क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोगों ने जो सीखा उसका एप्लीकेशन कर पाए। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 10 फुल्ली कॉल्ड अप, 10 रुपए ही कंपनी ने कॉल किया एक एक शेयर पे, हेल्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 4 ईच। बोल रहा है कि 30,000 शेयर्स जो मिस्टर एक्स ने होल्ड कर रखा था उस पे उन्होंने फाइनल कॉल का 4 रुपए नहीं दिया, जबकि कंपनी ने 10 रुपए ही कॉल किया था। लास्ट वाला कॉल वो फेल कर गए। हाउएवर ही पेड एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर, अलॉटमेंट मनी 4 पर शेयर, दिस शेयर्स वेर ओरिजिनली इशूड एट पार। ये शेयर पार पे ही इशू किए गए थे। तो एंट्री बता दो फॉर फीचर का क्या होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे होगा इलास्ट्रेशन 10। तो फॉरफिट होने पे हम लोग पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो डेबिट कितने से होगा, जितना शेयर कैंसिल हो रहा है, कितना 30,000 शेयर्स, और इस पे हमें कितना पैसा मिलता है, जितना कॉल्ड अप वैल्यू है 10 रुपए है, तो यहाँ पर हो गया 3 लाख। अच्छा, जो पैसा मिल गया जो कंपनी कभी रिटर्न नहीं करेगी उसको हमें क्रेडिट करना है टू शेयर फॉर फीचर, और वो अमाउंट कितना है, 30,000 शेयर्स पे मिला है। कितना रुपया मिला है देखो, इन्होंने क्या क्या पे किया है, बोल रहा है कि इन्होंने एप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट का 4 रुपया, मतलब 6 रुपया पे कर दिया। ठीक है, 6 रुपया पे कर दिया, 4 नहीं किया, मिला के 10 होने वाला था। तो 6 रुपया जो इन्होंने कंपनी ने इनसे रिसीव किया है एक एक शेयर पे, वो कंपनी और कभी रिटर्न नहीं करेगी, यानी 1,80,000 चला गया शेयर फॉर फीचर में। और जो पैसा इन्होंने कंपनी को नहीं दिया उसको, वो कौन सा वाला पैसा है, फाइनल कॉल का। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल, कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 4, 1,20,000। ठीक है, इसका मतलब ये एंट्री अगर हम लोग करते हैं तो इससे ये प्रूव होता है कि कॉल्स इन एरियर पहले हम लोगों ने लिखा नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, कॉल्स इन एरियर पहले डेबिट होता तो क्रेडिट कर देते, तो यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली एंट्री जो है फाइनल कॉल के नाम पे कर दिया, या फिर ये वाला एंट्री ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है और ये भी हो सकता है। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, सेम कंसेप्ट पे, टू शेयर फॉर फीचर सेम कंसेप्ट पे 1,80,000 टू कॉल्स इन एरियर। अगर हम लोग ये एजम्पशन लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियसली ये पैसे पे कॉल्स इन एरियर का एंट्री किया था, तो इन दैट केस ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी हम लोग दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं एंट्री करने के लिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद इलास्ट्रेशन 11 आएगा, और ये प्रीमियम वाला। अच्छा इलास्ट्रेशन 11 एक बार बता देते क्योंकि नेक्स्ट दिन हम लोग फिर प्रीमियम वाले शेयर्स के साथ जो होगा वो वाला ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला बता देते, प्रीमियम का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है, तो ये पार वाला ही है, ये बता देते हैं। इलास्ट्रेशन 11 क्या बोला है देखो, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, कॉल्ड अप कितना है 8, तो कंपनी इनसे 20,000 शेयर्स पे 8 रुपए ही रिसीव कर सकती थी पर शेयर पे, 10 रुपया नहीं। अब इन्होंने नॉन पेमेंट क्या किया है,
फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपए का, मतलब 20,000 शेयर्स पे 2 रुपए करके इनका नहीं रिसीव हुआ। एप्लीकेशन मनी 2 रुपया रिसीव हो गया, अलॉटमेंट 4 रुपया रिसीव हो गया, एंड हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी ने 6 रुपया ले लिया, 2 रुपया नहीं मिला, टोटल 8 मिलने वाला था। हम लोगों को बोला है जर्नल एंट्री करना है फॉर फीचर। अब यहाँ पर बता दिया, एज्यूम दैट ऑल मनी ड्यू इज ट्रांसफर टू कॉल्सिनेरियर, मतलब कॉल्सिनेरियर अकाउंट को यूज करके एंट्री करो। अब बता दिया है तो कॉल्सिनेरियर जरूर यूज करना चाहिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कितने सारे शेयर्स है, 20,000 शेयर्स पे कितने, 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। कॉल्ड अप देखो कितना है, 8, तो कंपनी इनसे 8 मांग रही है तो 8 ही इनको देना चाहिए ना, उससे ज्यादा ये क्यों दे। कॉल्स इन एडवांस करना है कि नहीं करना है वो तो उनका मन है। अच्छा, जो पैसा इन्होंने कंपनी ने इनसे ले लिया फॉर फीचर, तो कितना ले लिया है, 20,000 शेयर्स पे कौन कौन सा पैसा ले लिया है, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 4, यानी 6 रुपया। और कॉल्स इन एरियर से एंट्री करने बोला है, तो टू कॉल्स इन एरियर जो पैसा नहीं मिला, तो 20,000 पे 6 मिल चुका है, 8 मिलने वाला था तो 2 नहीं मिला। क्वेश्चन नहीं भी देखे तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हो गया 40,000। ठीक है, ये एंट्री भी हो गया। तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया पार वाला एंट्री कैसे होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉरफीचर ऑफ प्रीमियम, जो शेयर प्रीमियम पे इशू है उसका फॉरफीचर पे क्या रूल्स होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।